जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 हिंदी का महासंग्राम वीडियो। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम केवल वही क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चन में से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा क्वेश्चन है, इस पर भी मैं आप बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो सिलेबस आपका ये रहा, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4। ठीक है, ये आपका 4 इकाई में सिलेबस बांटा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा आपका इकाई नंबर 1 से, और एक या दो क्वेश्चन रहेगा इकाई नंबर 2 से, एक या फिर दो क्वेश्चन रहेगा इकाई नंबर 3 से, और दो क्वेश्चन रहेगा इकाई नंबर 4 से। इतने सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ के जाना, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास की परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि का वर्णन करें। ये फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर उपन्यास से दो क्वेश्चन दिख रहा है आपको। उपन्यास की परिभाषा, तत्व, विशेषता, वर्गीकरण का वर्णन करें, या हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास का वर्णन करें। तो हो सकता है एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन दे दे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि दोनों में से कोई एक ही देगा। तो यहाँ से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ भी हिंदी कहानी से और यहाँ भी हिंदी कहानी से है, तो दोनों नहीं देगा। हो सकता है, बहुत कम चांसेस है कि दोनों दे दे, कई बार दोनों भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का है। इसका मतलब क्या, ये फिक्स क्वेश्चन है। ये दोनों पढ़ लीजिए, दोनों में से यहाँ पर एक कोई ना कोई एक पक्का आएगा। फिर ये दोनों में से एक ना एक कोई पक्का आएगा। उसके बाद छठा, सातवां और ये 5-5 मार्क्स वाला, ये सब जो टॉपिक्स दिख रहा है, इनमें से भी एक दो टॉपिक्स या तो एक दो पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और 5 नंबर भी यहीं से आपका पूछा जाएगा। मतलब ये छठा, सातवां और ये जो आप 4 पॉइंट पढ़ोगे, यहाँ से आपका 5 नंबर में भी काम करेगा, और एक दो क्वेश्चन 15 मार्क्स में भी दे देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 15 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पाँचवा, छठा है, सातवां है, और 5 मार्क्स के लिए इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास बिल्कुल समय ना के बराबर है तो आप कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पहला पढ़ लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, इतना पढ़ लीजिए। 3 क्वेश्चन पक्का बन जाएगा आपको। अगर एक और क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको, तो इसके लिए छठा, सातवां और ये 5-5 मार्क्स वाला कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके आपको क्वेश्चन विथ आंसर कंप्लीट करवाते हैं। पहला है, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास की परिस्थितियों में पृष्ठभूमि का वर्णन करें। सरल भाषा में बिल्कुल बताएंगे। वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है। ठीक है, अगर इसको समझ आओगे ना तो इधर आपको पूरा समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास की परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि का वर्णन करें, या तो क्वेश्चन दे दे आधुनिक हिंदी गद्य के विकास उद्भव का वर्णन करें, या तो सिर्फ दे दे हिंदी गद्य के विकास का वर्णन करें। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको देखने को मिले दोस्तों हिंदी गद्य, ठीक है, तो इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको समझाने से पहले यहाँ पर लाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझिए हिंदी साहित्य क्या होता है। और हिंदी साहित्य के 2 प्रकार होते हैं, एक गद्य साहित्य और एक पद साहित्य। ठीक है, अब ये दोनों क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो भी, और जिसको हम लोग नाच करके, डांस करके, बोल करके लोगों तक सुनाते हैं। जैसे नाटक में कोई चीज़ लिखा जाता है क्या, नहीं, हम लोग नाटक करते हैं, लोग देखते हैं, है ना। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, ये सब हमारा क्या हो गया, हिंदी साहित्य हो गया। और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक गद्य साहित्य, एक पद साहित्य। ठीक है, गद्य का मतलब होता है दोस्तों जिसे हम बोल करके या लिख करके अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और वो व्यक्ति सुन करके या तो उसे पढ़ करके अपने अंदर ग्रहण करता है। जैसे कहानी हम बोल भी सकते हैं, कोई दूसरा कोई सुन भी सकता है। हम कहानी को लिख भी सकते हैं, दूसरा कोई उसको सुन भी लेगा। पद का मतलब होता है दोस्तों भावनाओं और विचारों। इसमें ना तो हम लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं है, यहाँ पे हमारा विचार, हमारा जो भावना है उसको समझा जाता है। जैसे कविता आप लोग देखे होंगे 2 ही लाइन का रहता है, पूरा नहीं लिखा रहता है कि इसका पूरा मतलब क्या है, लेकिन वही 2 लाइन में क्या होता है, इसका पूरा बड़ा भावार्थ छुपा हुआ रहता है। उसकी भावनाओं को हमें समझना पड़ता है कि ये कविता क्या कहना चाह रहे हैं, ये कवि जो है वो क्या हमें समझाना चाह रहे हैं, उसके विचार क्या है ना। तो ऐसे जो भावना और विचार से रिलेटेड हो इसको पद बोलते हैं। और गद्य मतलब जो बोल करके या लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो भाषा का सबसे ज़्यादा जरूरत हमें कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, गद्य में जरूरत पड़ता है। भाषा का सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ता है वो कहाँ में पड़ता है, गद्य में पड़ता है। हालांकि पद में भी पड़ता है भाषा का जरूरत, क्योंकि भाषा के बिना किसी भी साहित्य का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे कहानी हो गया, ये सब चीज़ों में हमें क्या चाहिए, भाषा चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया ना कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास,
आधुनिक हिंदी गद्य का विकास का मतलब कि दोस्तों भाषा का यहाँ पर विकास का बात हो रहा है। अब भाषा का कैसे विकास, देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ चाहे तुम आप बोलो चाहे लिखो चाहे कहानी ही क्यों ना होगी, जब तक भाषा का विकास नहीं होगा तब तक आपका कहानी का भी विकास नहीं होगा। आखिर भाषा जानोगे तभी तो कहानी को लिखोगे या तो दूसरे तक समझाओगे। तो कहीं ना कहीं चाहे गद्य की विकास की बात हो चाहे पद की विकास की बात हो, भाषा का विकास होगा तभी हमारा गद्य का भी विकास होगा। लेकिन सबसे बेटर जो हमारा होता है वो गद्य होता है, क्योंकि इसमें हम बोल करके भी और लिख करके भी भावना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन पद में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा गद्य इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे कि गद्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले भूमिका समझते हैं। ठीक है, देखिए आधुनिक काल में, नहीं आधुनिक काल मतलब अभी के टाइम में, ठीक है, अगर वर्तमान युग में देखा जाए तो गद्य की अनेक विधाओं का विकास होता है। देखो गद्य की बात हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गद्य आधुनिक युग की जरूरत भी थी। आधुनिक जो है ना, ये जो गद्य है ना, वो अभी के समय में जरूरत भी है इसका, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका जरूरत भी थी क्योंकि विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पद की अपेक्षा गद्य में अधिक समर्थ होता है। देखो पद में भी भाषा का प्रयोग होता है, गद्य में भी होता है, लेकिन बात यहाँ पर यह ना कि एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें कुछ विचार को पहुंचाना है ना, तब पद ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें गद्य की जरूरत पड़ती है। गद्य सबसे ज़्यादा सरल सिंपल है। जैसे यहाँ पर देखो भाषा का प्रयोग इसमें भी होता है इसमें भी होता है, लेकिन गद्य जो है ना वो एक सिंपल तरीका, व्यक्ति कोई भी पढ़ के समझ सकता है। लेकिन जब तक कविता का भावार्थ आपको नहीं पता रहेगा आप नहीं उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो पद की अपेक्षा जो गद्य है ना, एक दूसरे तक विचारों को पहुंचाने में वो सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो इससे पूर्ववर्ती कालों में, कि अभी से जब पहले की समय की बात हो रहा है, ठीक है, यानी बहुत साल पहले साहित्य केवल पद में उपलब्ध था, यानी कि पहले जो था ना वो पद में ही उपलब्ध था, गद्य में नहीं हुआ करता था, है ना। गद्य लेखकों का साहित्य महत्व ना के बराबर था, यानी पहले के टाइम में गद्य का जो महत्व था ना वो ना के बराबर था। महत्व किसका होता था, पद का महत्व होता था। इस काल में गद्य की प्रचुरता और महत्व को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा। देखो अब इन्होंने ये देखा कि गद्य का तो कहीं महत्व ही नहीं है, ठीक है, और इस समय में गद्य की सबसे ज़्यादा जरूरत है। उनको ऐसा लगा कि गद्य की तो कहीं वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में गद्य की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इसी के महत्व को देखते हुए आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कहा गद्य का काल कहा। क्या कहा, गद्य के काल कहा, और इन्होंने ही गद्य काल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ। तो आधुनिक हिंदी जो आधुनिक काल में जो गद्य है ना, इसका विकास को कई भागों में विभाजित हम कर सकते हैं। जैसे भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य, यानी कि भारतेंदु युग के टाइम में जो हिंदी गद्य का विकास हुआ, फिर द्विवेदी जी के टाइम में जो हमारा हिंदी गद्य का विकास हुआ, फिर छायावादी के समय में जो हमारा हिंदी गद्य का विकास हुआ, फिर छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का समय में जो हमारा हिंदी गद्य का विकास हुआ। तो देखेंगे किस प्रकार से हिंदी गद्य का धीरे धीरे विकास होते गया, आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो पहले जानते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य, यानी कि इसमें आगे जो बढ़ाने का काम किया वो, यानी कि जो आगे बढ़ाने का काम किया ना वो कौन किया, भारतेंदु जी ने किया। ठीक है, आगे बढ़ाने का जो काम किया इसमें भारतेंदु जी ने किया। देखो भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का बहुमुखी विकास हुआ, यानी कि इसके समय में जो हिंदी गद्य है ना इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इन्होंने न केवल अनेक विधाओं को समृद्ध किया, इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि अनेक विधाओं को ही समृद्ध किया, अपितु कई गद्य विधाओं का परिवर्तन भी किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ हिंदी गद्य का विकास किया, बल्कि बहुत सारे हिंदी गद्य का इन्होंने क्या किया, उसका परिवर्तन भी किया। ठीक है, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। इसीलिए इसको यानी भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य में आधुनिक टाइम में यानी कि अभी के टाइम में इसको प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हिंदी भाषा नामक एक छोटी सी पुस्तक भी प्रकाशित कर दी। देखो यानी उन्होंने हिंदी गद्य को आगे लाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए हिंदी भाषा नामक एक पुस्तक इन्होंने लिख डाला। तो एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु युग के टाइम में भारतेंदु जी के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, तो हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा इन्होंने किताब लिखा था। आगे देखिए भारतेंदु ने अपने युग के लेखकों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया, यानी कि इसके टाइम में और भी जो लेखक थे ना लिखने वाले, उसको भी प्रेरित किया। किसके प्रति, हिंदी गद्य के प्रति। उनके प्रभाव और प्रयास से लेखकों की एक मंडली तैयार हुआ। अब उनके प्रयास से सबको एक साथ, सभी लेखकों को एक साथ इकट्ठा किए। इससे
लिखने वालों की एक मंडली तैयार हो गई, यानी कि लेखकों की एक मंडली तैयार हो गया जिसने भारतेंदु का परंपराओं को आगे बढ़ाया। और ये जो लेखक थे ना, वो सभी लेखक मिल करके जो भारतेंदु जी का परंपरा था, यानी कि हिंदी गद्य को आगे बढ़ाना, सभी लेखकों ने मिल करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारतेंदु मंडली के लेखकों में प्रताप नारायण मिश्रा, देखो यानी कि भारतेंदु जी के साथ जो कदम से कदम चला करके आगे बढ़े, जो इसके मंडली में और भी जो लेखक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्रा जी, बालकृष्ण भट्ट जी, और भी बहुत सारे थे। ऐसा नहीं यहाँ पे दो ही मैंने लिखा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे थे। प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, बहुत सारे थे, ठीक है। वे व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक संस्था थी, यानी बहुत सारे कवि थे, तो इसको हम व्यक्ति नहीं बोलेंगे, ये सब का एक मंडली था, संस्था था, संस्था तो चलता था, सारे लोगों ने मिल करके हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का काम किए। आगे देखो, अब यहाँ पर यहाँ पे लेखक का नाम भी आया प्रताप नारायण मिश्रा और एक आया बालकृष्ण भट्ट। तो ये दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोनों ने क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहला, प्रताप नारायण मिश्रा जी की गद्य भाषा चलती हुई है। देखो यानी कि जो प्रताप नारायण मिश्रा जी के जो द्वारा जो गद्य भाषा दिया गया था ना, वो अभी भी चलती हुई है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसमें मनोरंजन भी दिखाई पड़ता है। इनके यहाँ भी अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का खूब प्रयोग हुआ। यानी जो प्रताप नारायण मिश्रा जी का जो गद्य भाषा का प्रयोग ये कर रहे थे, इसको विकास जो कर रहे थे, इसमें इन्होंने अरबी फारसी भाषा का प्रयोग किया, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, मुहावरा का, लोककितियाँ का, ये सब का खूब इन्होंने प्रयोग किया। इनकी भाषा बोलचाल की भाषा के सबसे निकट है, यानी जो बोलचाल की जो हमारा भाषा है ना, वो भाषा और जो इसकी भाषा तो लगभग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट था, कि एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर दो लेखक, एक नारायण मिश्रा और एक देखे बालकृष्ण भट्ट। तो नारायण मिश्रा के बारे में तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट ने क्या योगदान दिया। तो देखो, भारतेंदु मंडल के दूसरे महत्वपूर्ण लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। इनकी भाषा मिश्र जी की अपेक्षा अधिक शिष्ट है, ठीक है। यानी मिश्र जी की अपेक्षा, यानी मिश्र जी मतलब कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी की अपेक्षा जो बालकृष्ण भट्ट की है, इनकी जो भाषा थी ना बहुत ज़्यादा मिश्र थी, सॉरी मिश्र जी की अपेक्षा वो क्या थी? अधिक शिष्ट थी, ठीक है। इनकी जो भाषा है इसके पहले वाले लेखक से, यानी प्रताप नारायण मिश्र जी के लेखक जो ये थे, इसकी भाषा से जो हमारे बालकृष्ण भट्ट की जो भाषा थी वो क्या थी? अधिक शिष्ट थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? आगे देखो, भाषा विस्तार के संदर्भ में उसका मत था कि किसी भी देश के शब्दों को हम अपनी भाषा में मिलाते जाएं और उसे अपनाते चले, ठीक है। आने देखो, इसकी भाषा से इसका भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कैसे? देखो, इन्होंने क्या किया, इनका ये मत था, इनका ये मानना था कि कोई भी देश की भाषा हो ना, उसको हम अपने भाषा में मिलाएंगे और उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अगर दूसरा देश का भाषा है तो उस भाषा को भी हम अपने भाषा में मिलाएंगे और उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ताकि मेरे पास, हम लोगों के पास सारे भाषा का क्या हो? ज्ञान हो। आगे देखो, हिंदी गद्य की विकास का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। देखो, हिंदी जो गद्य की जो विकास हुआ ना, वो सबसे ज़्यादा इसका हमारा जो किस में विकास हुआ? भारतेंदु युग में ही सबसे ज़्यादा विकास माना जाता है, जो कि हम लोग भारतेंदु युग का ही विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस युग में सर्वाधिक विकास नाटकों का हुआ। इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो नाटकों का हुआ। साथ ही, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, साथ ही लिखना है, ठीक है। साथ ही अनेक भाषाओं की महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद भी हुआ, यानी जो अलग अलग भाषाएं की जो रचनाएं थी ना, उसका अनुवाद भी किया गया। मतलब जैसे कविता हो गया, कहानी हो गया, जो अलग अलग भाषा में उसको लिखा गया था, रचना किया गया था, उसका अनुवाद भी अलग अलग भाषा में किया गया, जिससे गद्य के विकास को बल मिला और गद्य, हिंदी गद्य की क्या हुआ? विकास हुआ। इस युग में अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ, जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग, कहीं कहीं तो पूर्वी बोलियों का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने एक विकास अभी देखा, हम लोगों ने क्या देखा? तो अभी हम लोगों ने जो विकास देखा वो भारतेंदु युग के टाइम के था, यानी भारतेंदु जी ने इसको विकास की ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। अब उसके बाद अब यहाँ पे द्विवेदी जी का जो पूरा नाम था दोस्तों, वो पूरा का पूरा नाम क्या था इसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी था, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे द्विवेदी। इसका पूरा नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन होता है और अब ये हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखो, भारतेंदु युग के लेखकों ने हिंदी गद्य को समृद्ध किया। देखो, इसके पहले कहाँ के लेखक थे जो इसको आगे बढ़ाने का काम करते थे? भारतेंदु युग का, ठीक है। किंतु उसका मानक रूप स्थिर नहीं हो पाया,
ठीक है, लेकिन वो अच्छे से उसका विकास नहीं कर पाए, इसका एक मानक रूप नहीं दे पाए। मानक रूप मतलब अच्छा ढंग से विकास, ताकि उसके बाद भी अब विकास हो या ना हो लेकिन उसका विकास हो चुका है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। मतलब सही ढंग से बनाना जिसको बोलते हैं, उन्होंने नहीं बनाया। जब कोई चीज़ अधूरा रह जाता है ना तो हम उसको मानक रूप नहीं कह सकते। तो जो भारतेंदु युग के लेखक थे ना, वो हिंदी गद्य को एक मानक रूप नहीं दे पाए, स्थिर नहीं कर पाए। ठीक है, लेखकों के गद्य भाषा में एक रूपता भी नहीं था, और जो भारतेंदु युग के जो लेखक थे ना उसकी भाषा में एक रूपता भी नहीं था। भाषा का तो दोष भी था, उनकी भाषाओं में थोड़ा सा दोष था। भले उनके टाइम में बहुत ज़्यादा विकास हुआ लेकिन उनके भाषा में थोड़ा सा दोष था। दूसरी बात, इस युग में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हो रहा था, यानी भारतेंदु युग के टाइम में सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। ऐसी स्थिति में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन हुआ और अब ये दूसरी भाषा का भी विकास कर रहे थे। उन्होंने हिंदी भाषा को स्थिर करने और भाषाई दोषों को दूर करने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो हिंदी भाषा को स्थिर किया, यानी उसको रोका। ठीक है, जो इधर उधर चल रहा था, मतलब जैसे तैसे चल रहा था, उसको स्थिर करने का प्रयास किया, अच्छे से विकास करने का प्रयास किया, और जो भाषा में दोष था उसको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने रचनाओं की भाषा को सुधार किया, जो अलग अलग भाषा में जो रचना किया गया था, रचना करते टाइम में जो भाषा में त्रुटियां थी, गलतियां थी ना, उसको सुधार करने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किए। आगे देखो, द्विवेदी जी, द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का विकास करने वाले अन्य लेखकों में देखो, अब इनके भी टाइम में अलग अलग लेखक थे, यानी कि जो हमारे द्विवेदी जी के टाइम में जो हमारा हिंदी गद्य का विकास हो रहा था, इसके भी टाइम में अलग अलग लेखक थे। कौन कौन लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, अध्यापक पूर्ण सिंह जी थे, गणेश शंकर आदि थे। कम से कम 2 लेखक आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये सब लेखक थे, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनको साथ दिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इन लेखकों में हिंदी गद्य शैली के अनेक रूप में देखने को मिलता है। अन्य ये लेखक जो थे ना, वो हिंदी गद्य के अनेक रूपों में विकास किए, अनेक रूप इनको देखने को मिलते हैं। आगे देखो, द्विवेदी युग में नाटक साहित्य का अधिक विकास नहीं हुआ। इसके टाइम में, अभी हम लोग इसके पहले भारतेंदु युग का देखे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, जो नाटक था उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, लेकिन इसके टाइम में नाटक का अधिक विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, द्विवेदी जी के गद्य में, यहाँ पे सॉरी गद्य होगा, ठीक है, द्विवेदी जी के गद्य में भी अनेक त्रुटियां मिलती है। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो भारतेंदु जी था उसके भी टाइम में बहुत ज़्यादा त्रुटियां देखने को मिला, गलतियां देखने को मिला, लेकिन द्विवेदी जी के भी गद्य में बहुत सारा त्रुटियां देखने को मिल रहा है, यानी कि गलतियां देखने को मिला। जैसे लिंग प्रयोग है ना, लिंग के प्रयोग में इन्होंने अच्छा सा प्रयोग नहीं कर पाए, हिंदी व्याकरण के अनुसार, ठीक है, ना करके संस्कृत व्याकरण के अनुरूप किया, यानी कि इन्होंने हर चीज़ों को हिंदी व्याकरण के अनुरूप नहीं किया बल्कि उन्होंने संस्कृत व्याकरण के अनुरूप किया। एक थोड़ा सा त्रुटियां यहाँ पे भी पाया गया, तो थोड़ा मोड़ा इनके टाइम में भी क्या हो गया, गलतियां रह गया। अब आता है छायावादी हिंदी युग। धीरे धीरे जो गलती होते जा रहा है धीरे धीरे सुधारते जा रहे हैं, एक से एक बढ़ करके विद्वान आते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो छायावादी हिंदी गद्य। इस युग में हिंदी का साहित्य रूप में अनेक पूर्व उत्कर्ष पर पहुंच गया। देखो इस टाइम में क्या हुआ, हिंदी गद्य बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई को छू लिया। ठीक है, यानी वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं ना। छायावादी युग में कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। देखो धीरे धीरे तेज गति पकड़ रही है। छायावादी युग में प्रेमचंद लेखक थे, जयशंकर प्रसाद जी ऐसे लेखक थे, निराला लेखक थे, महावीर देवी वर्मा, ये सब लेखक थे जो छायावादी के लेखक कहलाते थे, और इन्होंने ये सब चीज़ों में अहम भूमिका निभाए, हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। ये सब लेखकों ने छायावादी गद्य साहित्य को समृद्ध किया, आगे बढ़ाया। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध के लेखक इस युग में भी गद्य लेखन कर रहे थे। देखो यानी इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे ना, द्विवेदी युग के हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, तो इस टाइम में जो लेखक यहाँ पे काम कर रहे थे ना, जो आगे इसको बढ़ाने का काम कर रहे थे ना, वही सेम लेखक इसमें भी आए और यहाँ भी हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। इसका मतलब है कि उन लोग के पास नॉलेज तो पहले से था और यहाँ भी उन्होंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मतलब हिंदी गद्य की विकास तेजी से होने लगा। अब देखते हैं छायावादोत्तर हिंदी गद्य, यानी जो छायावाद के बाद का जो युग आया, यानी इसके बाद, तो उसी को बोला गया छायावादोत्तर, यानी छायावाद के बाद। ठीक है, देखो छायावाद के बाद के समय को हिंदी गद्य में छायावादोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। यह युग हिंदी गद्य के लिए सार्वजनिक विकास का काल है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास हुआ क्योंकि ये लास्ट पीरियड है, लास्ट टाइम है ये, जिसमें अनेक गद्य विधाओं का बहुमुखी प्रगति देखने को मिलती है, यानी अलग अलग विधाओं का बहुमुखी प्रगति देखने को मिलता है। अनेक लेखक यहाँ पे अपना योगदान देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वो अपना विचार देते हैं, अपना भूमिका निभाते हैं।
इस युग के लेखक ने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि क्षेत्रों में नए आयामों को स्थापित किया। मतलब अलग अलग कहानी इन्होंने आगे बढ़ाया, उपन्यास को आगे बढ़ाया, आलोचनाएं को आगे बढ़ाया। आलोचना मतलब जैसे कोई भी चीज़ में अगर गलती हो गई तो उसको सुधारने के लिए गलतियां ठहराना, ये सब चीज़ों आदि क्षेत्रों में नए आयाम को स्थापित किया इन्होंने। ठीक है। दूसरा है उपन्यास की परिभाषा, तत्व, विशेषता और वर्गीकरण का वर्णन करें। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको किसी भी तरीका से दे दे, ठीक है, बस आपको उपन्यास से क्वेश्चन दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो आपको उसका अर्थ और परिभाषा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन 15 मार्क्स में दिया जाता है, 16 मार्क्स में, 20 मार्क्स में ना, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उस चीज़ का अर्थ और परिभाषा देना ही पड़ता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले उपन्यास की परिभाषा, तत्व और विशेषताओं का वर्णन करें। यही क्वेश्चन आपको चेंज करके सिर्फ और सिर्फ ऐसे दे सकता है कि उपन्यास की तत्वों और विशेषताओं का वर्णन करें, फिर भी आपको परिभाषा इसका लिखना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही जल्द और भी वीडियो आएगा दोस्तों, में आप उन्हें शेयर कीजिए, ठीक है, जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान, जो भी वीडियो मिलेगा कम ही मिलेगा, लेकिन अच्छे लैंग्वेज में मिलेगा आपको इस चैनल पे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उपन्यास का अर्थ। तो देखिए दोस्तों, उपन्यास दो शब्द से मिलकर के बना, उप प्लस न्यास, उप प्लस न्यास, अर्थात पास में रखा हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? पास में रखा हुआ। उपन्यास का अर्थ क्या होता है? पास में रखा हुआ, मतलब वह काव्य जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है। पास में रखा हुआ का मतलब क्या? कि वैसा काव्य जो हमें जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता हो। तो उपन्यास में क्या होता है पता है? जो भी नाटक, कहानी वगैरह लिखा जाता है ना उपन्यास में, वो हमारे जीवन से ही रिलेटेड रहता है। ऐसा लगता है ना कि शायद ये मेरे ही जीवन के बारे में लिखा गया। आप लोग बुक वगैरह पढ़ते होंगे 9th 10th कोई भी क्लास में, तो ऐसा लगता होगा ना कि शायद ही मेरे जीवन के बारे में लिखा गया, और उस चीज़ को सोच करके हम लोग एक रियल कहानी की जैसा फील करते हैं। तो उसी को बोलते हैं निकटता, ठीक है, उपन्यास कहलाता है, ठीक है। जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है, उसको क्या कहते हैं? उपन्यास कहलाता है। उपन्यास को पढ़कर पाठक को ऐसा लगता है ना कि उपन्यास को पढ़ करके पाठक को, यानी कि पढ़ने वाला व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे यहाँ उसी के जीवन पर आधारित हो और उसी की भाषा में लिखी गई हो, ठीक है। मतलब जब क्या करता है, उपन्यास को पाठक पढ़ता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति पढ़ता है ना, तो उसे ऐसा लगता है ना कि इसमें पूरा उसी के जीवन के बारे में लिखा गया है और उसी के भाषा में भी लिखा गया है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग निकटता बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपन्यास बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये था इसका अर्थ, ठीक है। उपन्यास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको अर्थ लिखना ही पड़ेगा और परिभाषा, ठीक है। अब देखते हैं उपन्यास की परिभाषा, ठीक है। परिभाषा मतलब उपन्यास का अलग अलग, हिंदी के जो विद्वान थे वो अलग अलग तरीक़ा से परिभाषा दिए इसका, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग हिंदी शास्त्रियों द्वारा, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग हिंदी के विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से परिभाषा दिया गया है। अब कौन कौन सा परिभाषा है देखते हैं, कौन विद्वान ने किस प्रकार से इसका परिभाषा दिए हैं। तो पहला नाम है हमारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के शब्द में। अगर आप उपन्यास सम्राट नहीं लिख पाएंगे तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं प्रेमचंद जी के शब्दों में, ठीक है। तो प्रेमचंद जी को आप लोग जानते होंगे, ये भी एक हिंदी के विद्वान थे, ठीक है। तो इन्होंने उपन्यास के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो इनका कहना है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यानी इन्होंने उपन्यास का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से दिया कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, कि मानव के जो चरित्र है, ठीक है, उस पर प्रकाश डालना और उसके अंदर के रहस्यों को खोलना, उसके रहस्यों को खोलना ही क्या है? उपन्यास कहलाता है। उसके चित्रण पर क्या करना? उसके जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोल देना, ये क्या है? हमारा उपन्यास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी हिंदी के मतलब कवि हैं, इसको आप सुने होंगे, ठीक है। हिंदी के महान शास्त्री हैं ये, ठीक है, इनका नाम सुने होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनके अनुसार से उपन्यास आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग की देन का मतलब ये अभी का देन है, वर्तमान समय का देन है। इसमें लेखक अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है। लेखक मतलब जो लिखने वाला होता है ना, वो अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है, जो उनके मन में रहता है ना, कुछ भी चीज़ें वो क्या करता है? वो अपना मत को प्रकट करता है। बहुत सारे कहानी में सुने होंगे कि अपना लेखक जी अपने मन के विचार को प्रकट करता है, और वो अपना क्या कुछ बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, या तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो अपना मत प्रकट करते हैं, ठीक है। और कथा को इस प्रकार सजाते हैं कि पाठक यानी पढ़ने वाला अनायास ही उसके उद्देश्य को ग्रहण कर सके और उससे प्रभावित हो सके। मतलब वो उस प्रकार से इसको सजाते हैं ना कि पाठक यानी पढ़ने वाला
अनायास यानी कि बिना कुछ सोचे समझे ही उसके उद्देश्यों को ग्रहण कर सके, उसको पढ़ सके और उससे वो प्रभावित हो सके, उस चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और जो वास्तविक चीज़ों पर जो कहानी जिस घटना पर है उसको अपने अंदर ला सके। ठीक है, ठीक है। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार विद्वान, चार शास्त्री के बारे में बताएं कि जो चार शास्त्री ने इसका परिभाषा दिए हैं वो। ठीक है, आप चाहें तो 2-3 लिख सकते हैं या तो 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा है तीसरा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में। डॉक्टर श्याम सुंदर ये भी महान शास्त्री थे हिंदी के। इनके शब्दों में देखते हैं तो इनका कहना है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। मतलब इनका ये कहना है ना कि जो उपन्यास है ना वो मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, क्योंकि कहानी में हम लोग जो लिखा हुआ देखते हैं वो एक काल्पनिक रहता है। काल्पनिक रहता है मतलब एक कल्पना करने वाला रहता है, वो रियल ही किसी के जीवन पर शायद ही बीता रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ ये वास्तविक है, लेकिन वो काल्पनिक भी होता है। ठीक है, मनुष्य के वास्तविक जीवन के बारे में रहता है लेकिन वो काल्पनिक रहता है, हकीकत नहीं रहता है। लेकिन हाँ मनुष्य के हकीकत जीवन के बारे में ही रहता है, क्या चल रहा है, मनुष्य कैसे अभी एक दूसरे से चोरी कर रहे हैं, कैसे दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ये सब चीज़ों पर बुक में लिखा हुआ मिलता है। तो ये एक काल्पनिक है, फिर भी ये मनुष्य के वास्तविक जीवन पर क्या आधारित है। तो यही श्याम सुंदर जी के शब्दों में बताया गया है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ठीक है, चौथा देखते हैं बेकर के शब्दों में। आपको 4 में से 3 विद्वान का अच्छा लगता है वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका ये कहना है कि उपन्यास वह रचना है, रचना मतलब वही लिखा हुआ कहानी नाटक। ठीक है, उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य कथा के द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की गई हो। वही बात है कि उपन्यास वह रचना है, वह लिखी हुई रचना है। ठीक है, जिसमें किसी कल्पित गद्य कथा के द्वारा, कल्पित गद्य कथा के द्वारा मतलब वो हकीकत हो या ना हो अलग बात है, लेकिन कल्पित किया गया ना, कल्पना किया गया ना, उस चीज़ को लिखा गया ना, और उस चीज़ को लिख करके भले वो चीज़ किसी के ऊपर बीता हो या ना बीता हो अलग बात है, बट उस चीज़ को लिख करके मानव जीवन की व्याख्या किया जाता है कि अभी के समय में मानव जीवन ऐसा चल रहा है। जैसे बुक में लिख दिया गया कि किसी कहानी पर कि एक लड़का था, वो बहुत अच्छा था लेकिन बाद में वो धीरे धीरे क्या करने लगा, चोरी करने लगा। ठीक है, तो ऐसा बुक में लिखा गया था। भले कोई लड़का चोरी किया होगा या नहीं होगा, लेकिन वो हकीकत अभी के जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है। तो मानव जीवन का व्याख्या कर दिया ना, भले वो क्या था, एक काल्पित था, कल्पित गद्य कथा था। ठीक है, हकीकत वो किसी के जीवन पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो हकीकत किसी के जीवन के लायक हो सकता है। चलिए अब देखते हैं उपन्यास के तत्व। तो उपन्यास के निम्नलिखित 6 तत्व हैं। पहला है कथा वस्तु, जिसको बोलते हैं घटनाक्रम। दूसरा है पात्र, या तो जिसको बोलते हैं चरित्र चित्रण, जो किसी के चरित्र चित्रण के बारे में करे। तीसरा है कथोपकथन, जिसको संवाद भी बोलते हैं। ठीक है, कथोपकथन। नेक्स्ट चौथा है शैली, एंड 5वां है देश काल बोल सकते हैं, या तो इसको वातावरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों नाम आधा नहीं रखना, जो आपको आसान लगता है वो आप आधा रख सकते हैं। छठा है उद्देश्य। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके। कथा वस्तु, तो उपन्यास की मूल कहानी को कथा वस्तु कहते हैं। जो उपन्यास हम लोग जो लिखते हैं ना, उसका मूल्य कहानी, जो मेन कहानी होता है उसको कथा वस्तु कहते हैं। उपन्यासकार यानी कि उपन्यास को लिखने वाला कथा वस्तु का चयन कहाँ से करता है, यही उसकी क्षमता का परिचायक है। कि उपन्यासकार जब कथा को लिखता है ना, यानी कोई भी चीज़ों को लिखता है ना, तो उसका चयन वो कहाँ से करता है, वो कथा वस्तु का चयन कहाँ से करता है। ठीक है, यही उसकी क्षमता का परिचय है। ठीक है, उपन्यास की सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करता है कि उसका वो चयन कहाँ से कर रहा है, कहाँ से ढूंढ रहा है उसको। ठीक है, कथा वस्तु 3 अवस्थाओं की होती है, एक उदय, विकास और अंत। सबसे पहले इसका उदय किया जाता है, फिर विकास होता है, फिर इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कथा वस्तु के अंतर्गत। नेक्स्ट है पात्र, या तो जिसको चरित्र चित्रण कहते हैं। तो उपन्यास मानव जीवन से संबंध होता है। आपको पता है कि जो उपन्यास होता है मानव जीवन से संबंध होता है, अतः इसे मानव चरित्र का चित्र भी कहा जाता है कि ये मानव जीवन का क्या करता है, चरित्र का चित्रण करता है। मानव जीवन के चित्र, जो चरित्र है उसके चित्रण का क्या करता है, सामने लाता है ना। इसमें मानव चरित्र के विविध रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें मानव का जो जीवन है ना, उसके चरित्र का अलग अलग रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसके जो विकास, हर्ष उतार चढ़ाव, यानी कि इसका विकास होता है, इसका हर्ष होता है, मतलब इसका कभी नष्ट भी होता है, उतार होता है, चढ़ाव होता है, अच्छाई बुरा सभी का चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इसमें ना मानव जीवन के हर एक चीज़ का, विकास का, हर्ष का, ठीक है, उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई, सभी चीज़ों का विवरण चित्रण प्रस्तुत किया जाता है इसमें।
इसमें मनुष्य के आंतरिक और बाह्य चरित्र का पूर्ण उद्घाटन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसको जब भी उतार चढ़ाव, अच्छा बुराई सभी चीज़ का जब चित्रण किया जाता है ना, तो इससे मनुष्य के आंतरिक और बाहरी का पूर्ण उद्घाटन हो जाता है। मतलब मनुष्य को आंतरिक और बाहरी का चित्रण का पूरी पता चल जाता है। तीसरा कथोपकथन या तो फिर इसको संवाद बोलते हैं। ठीक है, उपन्यास में यह कथा वस्तु के विकास तथा पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होता है। देखिए जो संवाद है ना, वो क्या होता है पता है, कथा वस्तु के विकास में। कथा वस्तु का तो मतलब कौन, ये हो गया आपका कथा वस्तु, मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट वाला है, सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट वाला। ठीक है, तो कथा वस्तु के विकास और पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होता है कौन, कथोपकथन या तो संवाद। अब पात्रों का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पात्र का मतलब हो गया कोई ऐसा आदमी जिसके ऊपर कहानी बनाई गया, तो उसको हम पात्र कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से उपन्यास में ये जो संवाद होता है ना, वो कथा वस्तु के विकास में और पात्रों के चरित्र चित्रण में, कोई भी व्यक्ति का चरित्र चित्रण करना तो उसमें हमें सहायता देती है संवाद। क्योंकि संवाद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से डिस्कशन करना, तो बात वगैरह करेंगे तभी तो उसका चरित्र चित्रण हमें पता चलेगा ना। ठीक है, और इससे कथा वस्तु में नाटकीयता और सजीवता आ जाती है। अब हम किसी संवाद करके कुछ पूछेंगे उसके बारे में, तो जो हम कथा वस्तु लिखते हैं ना, उसमें नाटकीयता और सजीवता आने की, उसमें जान आ जाती है। ठीक है, और चौथा है भाषा शैली। भाषा शैली अच्छी होना चाहिए, तो सभी को पता है। उपन्यास को अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल और यानी कि सरस और सरल भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए ना। उपन्यास का अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए, अगर हमको अपना विचार और भाव व्यक्त करना है, तो इसके लिए होना चाहिए भाषा कैसा, तो सरस और सरल भाषा होनी चाहिए। मतलब आप लोग कुल मिलाकर समझ आइए कि सरल भाषा होनी चाहिए, है ना। भाषा शैली का उपन्यास के तत्वों में अपना प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए भाषा शैली जो है ना, इसका उपन्यास के तत्वों में ना अपना एक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जब भाषा शैली अच्छा होगा नहीं तो इसको कोई समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। भाषा शैली ही उपन्यास को प्रारंभ से अंत तक पढ़ जाने की उत्सुकता और उमंग पाठक में जगाती है। देखते होंगे कि जब अच्छा लगता है ना पढ़ने में, उसका भाषा शैली लिखने का अच्छा तरीका होता है, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं अंत तक। और नहीं भाषा शैली अच्छा रहता है ना, तो हमारा उमंग ही नहीं जगता है पढ़ने का। ठीक है, छठा है देशकाल, या तो फिर इसको वातावरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर देशकाल वातावरण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पात्रों के चित्रण को। पात्रों मतलब कोई भी व्यक्ति जिस पर कहानी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पात्रों के चित्रण को पूर्णता और स्वाभाविकता देने के लिए वातावरण का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ों के ऊपर अगर हम उसका चित्रण को प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो वातावरण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि घटना का स्थान कहाँ पे है, जो घटना हुआ उसका स्थान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लो कि कोई हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, मान लो कि हमें ये दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई शहर के बारे में दे रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ऐसा शहर के नाम नहीं डालना है कि जहाँ भीड़ हो ही ना, ऐसा शहर के बारे में डालना जहाँ भीड़ हो। ठीक है, तो उस चीज़ों को, घटना का स्थान, समय, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियाँ का पूर्ण ज्ञान उपन्यासकार के लिए आवश्यक है। कि कोई भी चीज़ को अगर वातावरण ध्यान में रख रहा है तो उनके अंतर्गत समय, स्थान, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियाँ आदि को वो पूर्ण ध्यान में रखें। नेक्स्ट है उद्देश्य। अब देखिए हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो उद्देश्य का अर्थ है कि रचनाकार यानी कि जो उसको लिख रहा है ने किस प्रयोजन से उपन्यास या नाटक की रचना की है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि रचनाकार यानी कि जो लिख रहा है नाटक को, वो किस प्रयोजन से, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, यानी कि किस उद्देश्य से उपन्यास या नाटक की रचना की है। आखिर उसका उद्देश्य क्या है। कोई भी कहानी लिखा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ रचनाकार यानी जो लिखने वाले होते हैं वो प्रायः धन या प्रतिष्ठा जैसे उद्देश्यों के लिए रचना करते हैं। कुछ ऐसे भी रचनाकार होते हैं ना जो अपना पैसा कमाने के लिए, अपने इज्जत को बढ़ाने के लिए ही क्या करते हैं, रचना करते हैं। वहीं कुछ रचनाकार का उद्देश्य व्यापक होता है, बहुत बड़ा लेवल पर होता है। क्यों? क्योंकि यह इसका उद्देश्य ये होता है ना अपने विचारधारा की स्थापना करना, वो अपने मन की चीज़ों को सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विचारधारा की स्थापना करना। इनका उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होता कि हमको पैसा कमाना। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं उपन्यास की विशेषताएं। तो उपन्यास की निम्नलिखित विशेषताएं। ठीक है, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है यानी बड़ा होता है। जब संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा तो इसका क्षेत्र भी तो बड़ा होगा ना। तीसरा, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होता है। ठीक है, चौथा, उपन्यास जीवन के विविध पक्षों का समावेश होता है, कि उपन्यास में जीवन के अलग अलग पक्षों का समावेश वहाँ पे देखने को मिलता है। पांचवा, उपन्यास में वास्तविकता और कल्पना का मिश्रण होता है। देखिए उपन्यास में दोनों चीज़, वास्तविकता और कल्पना दोनों का मिश्रण होता है। कुछ चीज़ें सच्चाई और कुछ चीज़ें कल्पना। ठीक है, छठा, उपन्यास में मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन होता है। ठीक है, उपन्यास में क्या होता है, मानव जीवन का सत्यता के बारे में पता चलता है कि सत्य क्या है।
सातवां, जीवन की समग्रता का चित्र इस प्रकार उपस्थित किया जाता है कि पाठक यानी पढ़ने वाला उसकी अंदर वस्तु तथा पात्रों से अपना तादात्म्यकरण अपना कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, देखिए दोस्तों, कि जीवन की समग्रता का चित्रण इस प्रकार उपस्थित किया जाता है ना, यानी कि जो उपन्यास इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है ना कि पाठक यानी जो पढ़ने वाला है उसकी अंतर वस्तु तथा पात्रों से अपना तादात्म्यकरण का मतलब होता है जो दूसरे को उससे देख करके हम खुद के जीवन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरे को देख करके हम भी सोचते हैं कि हाँ हम भी ऐसा ही करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है, पाठक पढ़ने वाला क्या करता है, उपन्यास को पढ़ करके उसी चीज़ों को देख करके वो अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है और उसी चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करता है। उसी को बोलते हैं तादात्म्यकरण, मतलब उस चीज़ को अपनाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे जो ट्रिक बताऊंगा, अगर इस ट्रिक से लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, यानी कि फुल मार्क्स मिलेगा। चाहे क्वेश्चन हिंदी उपन्यास दे दे, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ उपन्यास का उद्भव और विकास दे देता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हिंदी उपन्यास दे दे या सिर्फ उपन्यास दे दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम 4 भागों में बांट के बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे चैनल पर मैंने देखा क्वेश्चन आंसर जो बताया गया वो बहुत ही मतलब आम तरीका से, जिससे कि बच्चों क्लास में होता है। ठीक है, तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उपन्यास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर के बना, उप प्लस न्यास, अर्थात उप और न्यास से बन के मिला है। ठीक है, और इसका मतलब होता है पास में रखा हुआ। ठीक है, यानी कि उपन्यास का मतलब होता है उप प्लस न्यास, और उप प्लस न्यास का अर्थ होता है पास में रखा हुआ। अब ये पास में रखा हुआ का मतलब क्या भाई, तो देखो, वह काव्य जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है, मतलब अपने जीवन के बारे में बताता है, जीवन में क्या अच्छाई है बुराई है उसके बारे में बताता है, तो इसी को निकटता बोला गया है। ठीक है, यानी जो हमारे जीवन की निकटता को बताता है उसी को हम लोग उपन्यास कहते हैं, मतलब हमारे जीवन के बारे में बताता है, ऐसे समझिए। ठीक है, उसे हम लोग उपन्यास कहते हैं। उपन्यास को पढ़कर पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ उसी के जीवन पर आधारित हो। देखो, यानी कि जो उपन्यास एक ऐसा काव्य होता है ना, यानी उसको हम पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा ना कि शायद मेरे ही जीवन के बारे में यहाँ पर इस पूरा कहानी में लिखा गया है। तो मतलब इस प्रकार से उपन्यास को डिजाइन करके लिखा जाता है ना कि हर एक पाठक को यानी पढ़ने वालों को ऐसा प्रतीत हो कि वो शायद मेरे पर ही आधारित है और उसके भी जीवन में सुधार हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको लग रहा है कि मेरे बारे में, तो कहीं ना कहीं वो निकटता से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, वो निकटता से जुड़ गया, यानी कि एक दूसरे से पास आ गया, वो चीज़ को पढ़ भी रहा अपने जीवन में उतार भी रहा है, तो वो एक दूसरे से निकट आ गया, पास आ गया, इसीलिए बोला गया इसमें पास रखा हुआ, यानी कि एक दूसरे से निकट होना। जैसे यहाँ उसी के जीवन पर आधारित हो, है ना, उसी के भाषा में भी लिखी गई, उसको ऐसा लगता है कि मेरे ही जीवन में जो चीज़ है उसी के बारे में लिखा गया है और मेरा ही भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, उसी को बोलते हैं उपन्यास। कि पाठक को ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि वो मेरे ही जीवन की हर एक चीज़ों को लिखा गया है और मेरा ही भाषा में, सिंपल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, उपन्यास बोलते हैं। आगे देखो, प्रेमचंद्र जी के अनुसार मैं उपन्यास को चित्र मानता हूँ। देखो, यानी जो प्रेमचंद जी है ना, उनका ये कहना है कि मैं उपन्यास को चित्र मानता हूँ। ठीक है, उपन्यास में भी तो चीज़ें लिखी हुई होती है जिसको हम पढ़ते हैं, तो ये चित्र के ही बराबर हो गया। तो प्रेमचंद जी उपन्यास को चित्र मानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये चित्र है, जो व्यक्ति उसको देखता है समझता है ना। उपन्यास एक गद्य साहित्य की विधा है जिसमें किसी कहानी को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखो, किसी व्यक्ति का ये कहना है कि ना कि जो उपन्यास है ना वो एक कहानी को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब ये एक कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी टॉपिक्स के बारे में एक अच्छे ढंग से क्या करती है, प्रस्तुत करती है ना। तो ये ऐसा भी बताया जाता है कि कहानी को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करती है, एक बड़े रूप में विस्तृत करती है। एक तो होती है कहानी, और अगर उसी कहानी को बहुत अच्छा तरीका से डील किया जाए तो वो होता है उपन्यास। नेक्स्ट है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास है। कुछ व्यक्तियों का ऐसा भी कहना है ना कि जो मानव चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है ना, कि व्यक्ति के बारे में जो भी चीज़ लिखा जाता है और उनके जो रहस्यों को खोला जाता है ना, उसी को उपन्यास कहता है। जैसे मेरे जीवन पर लिखा गया कि हम क्या है नहीं है, यानी पूरा का पूरा मेरे जीवन चरित्र पर लिखा गया है और मेरे रहस्य को जो कोई नहीं जानता उस चीज़ों को लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो क्या हमारा उपन्यास है, जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए तो बोला गया पास रखा हुआ। अब देखते हैं हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास। तो हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ जो है ना भरतेंदु काल से ही हो गया था। ठीक है, भरतेंदु काल से ही हो गया था।
हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी उपन्यास का जो शुरुआत हुआ था वो भारतेंदु युग से ही हो गया था। फिर भी इसके जो शुरुआत हुआ था उसका 4 भाग हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भारतेंदु कौन थे दोस्तों? तो भारतेंदु थे हमारा प्रेमचंद्र पूर्व युग के एक हमारे कवि थे, ठीक है, अन्य उपन्यासकार थे। तो आगे आपको सब कुछ पता चलेगा। देखो, प्रेमचंद पूर्व युग मतलब प्रेमचंद से पहले का युग, जब प्रेमचंद नहीं आए थे इसके पहले का युग में भी हमारा उपन्यास चल रहा था। फिर प्रेमचंद युग यानी कि जब प्रेमचंद आ गया तब भी हमारा उपन्यास चल रहा था। फिर प्रेमचंदोत्तर युग मतलब प्रेमचंद जब नहीं रहे उसके बाद भी हमारा क्या रहा, उपन्यास का काल रहा, यानी उसके बाद भी उपन्यास चला। उसके बाद आधुनिक युग के उपन्यास यानी कि अभी के समय में उपन्यास, मतलब मान लो कि ये हमारा क्या है, प्रेमचंद जी हैं, ठीक है, ये क्या प्रेमचंद जी। इसके पहले भी उपन्यास हुआ करते थे, इसके समय में भी उपन्यास हुआ, इसके समय के बाद में भी उपन्यास हुआ और अभी के समय में भी क्या है, उपन्यास है। तो इस तरह से उपन्यास का क्या हुआ, विकास हुआ। चलिए एक करके देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग यानी प्रेमचंद से पहले का युग, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी की विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो, जो प्रेमचंद से पहले का युग था ना, तो प्रेमचंद से पहले का युग किसका देन था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देन था, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी की विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि जो भारतेंदु जी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया उपन्यास में। परंतु उपन्यास के विकास में उनका योगदान अधिक नहीं है। मतलब भले ही उपन्यास स्टार्ट हो गया था भारतेंदु जी से, लेकिन भारतेंदु जी ने अधिक विकास इसका नहीं कर पाया। भारतेंदु के समय में इसका अधिक विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कुछ उपन्यासों का अनुवाद अवश्य किया, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उन्होंने कुछ उपन्यासों का अनुवाद किया, लेकिन किसी भी मौलिक उपन्यास की रचना नहीं की। मतलब कोई भी मौलिक उपन्यास, मतलब कोई ऐसा उपन्यास उन्होंने नहीं बनाया जिसका नाम हो और ऐसा माना जा सके कि उसी के टाइम से उपन्यास स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। स्टार्ट तो किए थे लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए वो। उन्होंने एक उपन्यास भी लिखना आरंभ किया था, परंतु वह पूर्ण नहीं हो पाया। अब जब पूरा नहीं हो पाया तो हम कैसे उसके उपन्यास को दर्जा देते कि हाँ सबसे पहला उपन्यास उसी के द्वारा लिखा गया है। वहाँ से स्टार्ट जरूर हुआ, लेकिन उनके द्वारा ही उपन्यास को आगे बढ़ाया गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को मानते। देखो, अब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे ना, इसके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था वो तो अधूरा रह गया, तो इसके उपन्यास को पहला उपन्यास नहीं माना जाता है। जो विद्वान होते हैं ना वो किसको देते हैं दर्जा? तो देखिए, जो अधिकांश विद्वान होते हैं ना वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, मतलब उपन्यास का जो प्रथम दर्जा दिया जाता है ना वो श्रीनिवास दास जी को दिया जाता है। और इसके द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास था? परीक्षा गुरु। इसी को मानने जाते हैं कि यही एक सबसे पहला उपन्यास था, क्योंकि इन्होंने लिख करके इसको पूर्ण किया था, यानी कि पूरा किया था। लेकिन वो जो लिखे थे उसको पूरा नहीं कर पाए थे, है ना। यह एक उपदेशात्मक उपन्यास है जिसमें उपदेश दिया जाता है। प्रेमचंद्र पूर्व यानी प्रेमचंद से पहले का जो उपन्यासों में मुख्यतः समाज के बारे में, ऐतिहासिक के बारे में और पौराणिक उपन्यास मिलते हैं, यानी कि समाज, ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ों के बारे में इसमें क्या होते हैं, मिलते हैं। तो इसमें दो चीज़ के बारे में डीपली में चर्चा किया गया दोस्तों, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में और एक श्रीनिवास दास के द्वारा हमारा जो उपन्यास लिखा गया था। लेकिन सबसे महत्व किसको दिया गया? श्रीनिवास जी का जो उपन्यास था परीक्षा गुरु, इसी को मौलिक उपन्यास माना जाता है। अब देखो, जो प्रेमचंद्र पूर्व युग था यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय का युग, ठीक है, यानी प्रेमचंद आने से पहले का युग, उस टाइम हमारे कौन कौन उपन्यासकार थे? तो देवकी नंदन, गोपाल राम गहमरी, ठीक है, एक थे हमारा देवकी नंदन और एक थे गोपाल राम गहमरी और तीसरा थे किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए, ये तीन आपको याद रखना। अगर बाय द वे अगर आपको विद्वान के नाम नहीं भी याद होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना और आगे बढ़ जाना है, ठीक है, रुके नहीं रहना है। अब देखते हैं देवकी नंदन जी के द्वारा कौन कौन सा क्या लिखा गया था। फिर देखेंगे गोपाल राम गहमरी के द्वारा, फिर किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा, ठीक है। तो देवकी नंदन, देखो अगर आप नहीं याद हो पाता एग्जाम में तो ये सब छोड़ सकते हैं, ठीक है। देवकी नंदन ने चंद्रकांता जैसे उपन्यास लिखे थे। कौन सा लिखे थे? चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता इन्होंने उपन्यास लिखे थे और ये उपन्यास इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि इन्हें पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीख लिया ताकि उसको हम पढ़ सकें, समझ सकें। गोपाल राम गहरमी, ठीक है,
देखते हैं गोपाल राम गामारी के द्वारा क्या लिखा गया था। तो इसके द्वारा 5 दर्जन से भी अधिक उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट है किशोरी लाल गोस्वामी, तो इसके द्वारा ना उपन्यास बहुत सारा, ढेर सारा लिखा गया था, बहुत सारा। अब देखते हैं प्रेमचंद के युग, यानी कि जब प्रेमचंद आए तब उन्होंने किस प्रकार से उपन्यास को आगे बढ़ाया, ठीक है, यानी कि उसी के समय का बात चल रहा है। तो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। देखो, जो प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है क्योंकि इस टाइम ज़्यादा विकास हुआ था इसका। उन्हीं के उपन्यास क्षेत्र से एक नए युग का आरंभ हुआ, यानी कि उसी के समय से उपन्यास का एक नया क्षेत्र आगे बढ़ा। वस्तुतः वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार थे। इसको कहा जाता है हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार, मतलब इसको दर्जा दिया जाता है कि पहला उपन्यासकार ये थे। उन्होंने उपन्यास विधा को नई पहचान दिया। उन्होंने उपन्यासों में निम्न वर्ग, जो नीचे वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, भारतीय किसान थे, समस्त शोषित वर्ग थे, जो गरीब लोग थे, जो दूसरे के ऊपर, यानी कि ऐसे लोग जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता था बड़े वर्गों के द्वारा, ठीक है, विभिन्न समस्याओं का चित्रण मिलता है, ठीक है। यानी प्रेमचंद के युग के टाइम में जो उपन्यास लिखा गया था ना, इसमें गरीब लोग के बारे में, फिर मिडिल लोग के बारे में, फिर भारत के किसान के बारे में, फिर जो जिसके ऊपर अत्याचार होता था उन सभी लोगों के बारे में, जो उनको समस्या होती थी, जो उनकी प्रॉब्लम होती थी ना, उसके बारे में उपन्यास में लिखा गया। इसलिए इस युग के उपन्यास को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। देखो, प्रेमचंद का एक उपन्यास था जिसका नाम था सेवा सदन, क्योंकि ये सेवा करते थे इसलिए इसका उपन्यास का नाम क्या था, सेवा सदन। इसके साथ ही उपन्यासों की स्वस्थ परंपरा चल निकली। अब उसी के टाइम से, स्वस्थ का मतलब होगी दोस्तों, उसी के समय से एक अच्छे ढंग से उपन्यास बन करके निकलने लगी, ठीक है। प्रेमचंद के अधिकांश उपन्यास सामाजिक थे, जो समाज से जुड़े हुए थे, गरीब लोगों से जुड़े हुए थे, किसानों से जुड़े हुए थे, निम्न वर्ग के लोगों से जुड़े हुए थे, है ना। उस समय के समाज में जितनी भी बुराइयां भी थी ना, उनका वर्णन प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। यानी उस समय के समाज में जितनी भी सारा बुराइयां थी ना, वो सारा का सारा उपन्यास में मिलता है, प्रेमचंद के उपन्यास में, क्योंकि इन्होंने सारे समस्याओं के बारे में लिख रखे थे। तो ये एक ऐसा उपन्यासकार थे जो बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाते थे। अब देखते हैं प्रेमचंद के युग के समय में कौन कौन उपन्यासकार थे। तो जैसे हो गया जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा अगर आवाज़ दूसरे जैसा आता होगा तो। अब यहाँ पर देखिए, अब जयशंकर प्रसाद और दूसरा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये दोनों के द्वारा देखते हैं कि कौन कौन सा उपन्यास लिखा गया। तो जयशंकर प्रसाद ने एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उनके उपन्यास अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था ना, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। उनके उपन्यास थे कंकाल, तितली जैसे, ठीक है। अब देखते हैं निराला जी के उपन्यास अलका था, यानी कि निराला जी के उपन्यास जो लिखा गया था उसका नाम था अलका, ठीक है। लेकिन उन्हें उपन्यास विधा में उतनी सफलता नहीं मिला, इसको भी ज़्यादा सफलता नहीं मिला, ठीक है। अगर ये नाम आपको भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप सीधे आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग, कि प्रेमचंद के बाद के युग में कौन से उपन्यास का कारोबार संभालने और उसको आगे बढ़ाने का काम किए। तो देखो, प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास के क्षेत्र में अनेक नवीनतम प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, यानी कि नए नए चीज़ें दिखाई देती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उपन्यास का भी धीरे धीरे नए तरीका से विकास होते जा रहा है। कला की दृष्टि से यह युग निश्चित ही प्रेमचंद युग से सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि कला के युग में अगर देखा जाए, कला के युग में अगर देखा जाए तो पिछले बार जो हम लोगों ने देखा था प्रेमचंद का युग, तो प्रेमचंद के युग से बेहतर माना जाता है किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। लेकिन अगर भावों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमचंद साहित्य से उच्च नहीं है, यानी कि कला की दृष्टि से प्रेमचंद से अधिक नवीनतम है, लेकिन भावों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमचंद से ज़्यादा नवीनतम नहीं है, ज़्यादा उच्च नहीं है। इस काल के उपन्यासों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। देखो, जो प्रेमचंदोत्तर युग था यानी प्रेमचंद के बाद का युग, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसा सामाजिक उपन्यास हो गया, साम्यवादी उपन्यास हो गया, ऐतिहासिक उपन्यास हो गया। देखते हैं ये क्या है। सामाजिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास प्रेमचंद युग में भी बड़ी संख्या में लिखे गए थे। देखो, ये है प्रेमचंद युग के बाद का युग, लेकिन प्रेमचंद के युग का जिस टाइम बात चल रहा था उस टाइम भी क्या हुआ था, सामाजिक उपन्यास लिखे गए थे, लेकिन उतना विकास उनका नहीं हुआ, है ना। प्रेमचंदोत्तर युग में सामाजिक उपन्यासों की परंपरा सुदृढ़ हुआ, यानी कि प्रेमचंद युग के बाद का जो युग आया ना, उसमें सामाजिक उपन्यास का परंपरा चला और इसमें सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। अब इस युग के उपन्यासकार कौन थे दोस्तों, तो यशपाल थे, मोहन राकेश थे, राजेंद्र यादव थे, ठीक है।
अब देखिए एक और था साम्यवादी उपन्यास। साम्यवादी मतलब ये होता है जो समाज से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो आसपाल के उपन्यास साम्यवादी विचारधारा के उपन्यास हैं, है ना। ऐतिहासिक उपन्यास प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग जो है ना वो ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। देखो यानी प्रेमचंद युग के बाद, देखो प्रेमचंद युग के बाद भी क्या किया गया, एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन इनकी जो संख्या ना अपेक्षाकृत क्या है, कम है। यानी जो प्रेमचंद के युग का जो ऐतिहासिक उपन्यास था ना उससे इनकी जो संख्या वो क्या है, कम है। आगे देखिए आधुनिक युग के उपन्यास यानी कि अभी के समय का उपन्यास। देखो आज का उपन्यास आधुनिक युग बोध का उपन्यास है, यानी कि आधुनिक युग बोध मतलब अभी के समय का उपन्यास। आज का जो उपन्यास है वो आधुनिक युग बोध का उपन्यास है। आधुनिक युग बोध का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण हुआ उसका, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यह उपन्यास औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, आधुनिकता हुआ, बौद्धिकता हुआ और पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। देखो औद्योगिकरण मतलब बहुत नया नया टेक्नोलॉजी आते गया, शहरीकरण मतलब शहर बढ़ते गया, है ना। तो धीरे धीरे लोगों के पास ज्ञान बुद्धियाँ आने लगा, ग्रामीण से शहरी में बढ़ने लगा, इस प्रकार से भी इसका विकास हुआ। आधुनिकता आई यानी कि पुराने जमाने से नवीनतम की ओर इसका काल बढ़ते गया। बौद्धिकता और पश्चिमी विचारधारा से भी प्रभावित हुआ। पिछले जो चीज़ है उससे भी यहाँ कहीं ना कहीं विकास देखने को मिलता है, पिछले चीज़ों का भी प्रभाव इस पर पड़ा, है ना। यह उपन्यास आधुनिक जीवन पर सुंदर व्यंग है, यानी जो यह उपन्यास है ना वो अभी के समय के जीवन पर देखें तो बहुत ही सुंदर इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत ही सुंदर व्यंग है। इस काल के उपन्यास को पढ़ते हैं मोहन राकेश राजेंद्र यादव। अब देखते हैं निष्कर्ष, ठीक है। कहा जा सकता है कि अल्पकाल में ही हिंदी उपन्यास विधा ने पर्याप्त उन्नति की, मतलब बहुत ही कम टाइम में हिंदी उपन्यास ने बहुत ही अच्छा विकास किया है। वर्तमान समय में अगर अभी के समय में बात करें तो हिंदी उपन्यास के कथ्य व शिल्प में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। अभी के टाइम में अगर देखें तो हिंदी उपन्यास में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, जो समय की मांग के अनुरूप उचित है, यानी जो समय के अनुसार से जो इसमें विकास होते हैं या उसके अनुरूप बिल्कुल है, उसके लिए बिल्कुल उचित है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा समय लग गया और उतना विकास नहीं हुआ, जितना समय लगा उतना भी इनका विकास भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कहानी की परिभाषा तत्व विशेषताओं का वर्गीकरण करें। इस क्वेश्चन को बिना रटे आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना है कि वीडियो आपको समझ आया या नहीं, ठीक है। हम आपको बिना रटे हुए इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख लोगे ना शुरू से अंत तक, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि बिना आप रटे हुए भी बहुत कुछ लिख लेंगे। एक दो पॉइंट भुला जाएंगे, अगर आप इसको थोड़ा कुछ पॉइंट्स को नहीं याद रखेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन आप पूरा लिख लोगे, ठीक है। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले आप लोग उपन्यास वाला पढ़े हैं, उसी पर आधारित ये वो उसमें जो पॉइंट याद रखें वही सब पॉइंट इसमें भी आपको काम करेगा, ठीक है। तो बस आपको अंत तक देखना है। तो हिंदी कहानी की चाहे परिभाषा आ जाए, तत्व आ जाए, विशेषता आ जाए, वर्गीकरण आ जाए, ठीक है। अर्थ और परिभाषा तो हर क्वेश्चन में डालना पड़ता है। मान लो सिर्फ बोलेगा कि विशेषताओं का वर्णन करें, तो क्या अर्थ परिभाषा नहीं लिखोगे, लिखना पड़ेगा। बोलेगा वर्गीकरण की विवेचना करें, तो क्या अर्थ परिभाषा नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अर्थ परिभाषा कहीं छूटता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कहानी का अर्थ। तो कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। कहानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहना। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, जो भी कुछ हम लोग कहते हैं क्या वो हमारा कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ में। लेकिन एक विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी कहलाता है। मतलब हम कह देते हैं वो हमारा कहानी है, ठीक है। जो भी कुछ कहते हैं वो कहानी है, लेकिन एक्चुअल में कहानी वो है जो किंतु विशिष्ट अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में रोचक घटना का वर्णन जो होता है वो कहानी होता है। ये नहीं कि कुछ भी कह दिए तो कहानी हो गया, नहीं, वो रोचक घटना होना चाहिए, कोई भयानक घटना होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कहानी कहलाता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जो देखिए हम लेट से भले लाते हैं, बट देखिए आपका 2 क्वेश्चन तो फिक्स हो गया। इसके पहले उपन्यास वाला दिया और एक हमारा कहानी वाला, 2 फिक्स हो गया आपका। देखते हैं रात भर में अगर टाइम बचता है तो 2 और करवा देते हैं किसी तरीक़े से, ठीक है। अब इसी के अंदर 2 पॉइंट आपको डालना कि कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी स्वतःपूर्ण एवं सुसंगठित होती है। मतलब क्या, कहानी वास्तविक जीवन में एक ऐसी काल्पनिक कथा है, ये एक काल्पनिक कथा है, कल्पना करने वाला। ये देखो बुक में जितने सारे कहानी लिखा रहता है, भले वो एक्चुअल हो या नहीं हो, लेकिन वो काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं उसको हम लोग, रियल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसी टाइप से कहानी वास्तविक जीवन की, लेकिन हाँ जो कहानी होता है ना वो वास्तविक जीवन का होता है, वो हमारे जीवन से ही रिलेटेड होता है। तो वास्तविक जीवन का काल्पनिक कहानी है, ठीक है। बुक में लिखा हुआ था वो
काल्पनिक रहता है, लेकिन वो हमारे ही जीवन से जुड़ा रहता है। तो वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, जो छोटी होते हुए भी, जो इतना छोटा होते हुए भी, 4 पेज का, 5 पेज का, 3 पेज का, जितना का भी छोटा होते हुए भी स्वतः पूर्ण एवं सुसंगठित होती है, एकदम पूर्ण होती है। इतना ही छोटा लिखा रहता है, लेकिन उससे बड़ा बड़ा विचार निकलता है। अगर मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में लिखा गया तो कहानी छोटा होता है, लेकिन प्रेमचंद के पूरे उसका विवरण के बारे में हमको पता चल जाता है कि वो कैसे व्यक्ति थे, नहीं थे। बाल गोविंद भगत जी के बारे में आप लोग कभी पढ़े होंगे कोई कहानी में, छोटा सा कहानी हम लोग बहुत चीज़ उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो कहानी एक ऐसा चीज़ होता है जो छोटा रहता है, लेकिन उसका ऐसा अरेंजमेंट रहता है ना कि उसका पूर्ण अर्थ को हम लोग समझ जाते हैं। दूसरा, कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का मनोरम चित्रण होता है। मतलब कहानी में किसी मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा एक व्यक्ति का पक्ष का चित्रण होता है। ये नहीं कि मतलब एक ही कहानी में 2-4 आदमी का तो 2-4 घटना का चित्रण कर दिया क्या, नहीं। एक कहानी का एक अच्छा सा हेडिंग होता है, जैसे बाल गोविंद भगत है तो उसमें पूरा बाल गोविंद भगत का ही चित्रण किया जाएगा, ना कि कोई दूसरा चीज़ों का चित्रण किया जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका विशेषताएं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया इसका अर्थ और इसका छोटे छोटे 2 पॉइंट से देख लिया। अब देखते हैं हिंदी कहानी की परिभाषाएं। तो अलग अलग विद्वान लोग अलग अलग तरीका से परिभाषाएं दिए हैं। तो हम यहाँ पे टोटल 4 परिभाषा दिए हैं, आप 2-3 लिख सकते हो, ठीक है। प्रेमचंद के अनुसार तो देखते हैं प्रेमचंद ने क्या कहा, कहानी का परिभाषा किस प्रकार से दी है वो। तो देखिए, कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। इनका ये कहना है कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रण करना नहीं, उनके चरित्र का एक अंग दिखाना है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है ना कि कहानी जो है ना, कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है कि पूरा विश्लेषण करना कहानी में, पूरा एक एक चीज़ बताना उसमें, नहीं। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना है, नहीं है कि मनुष्य को संपूर्ण रूप से चित्रित करेंगे, मनुष्य का संपूर्ण उनका चित्रण यहाँ पे व्यक्त करेंगे, नहीं। उसके चरित्र का एक अंग को दिखाना है, अच्छाई को दिखाना है या तो बुराई को दिखाना है, उसके चरित्र को एक अंग को दिखाना। ये नहीं कि शुरू से लेकर के लास्ट तक उतार दिए, फिर कहानी नहीं बन पाएगा। कहानी में मतलब क्या है कि उसका उद्देश्य होता है ना कि किसी एक अंग के बारे में, ठीक है, उसके एक अंग को दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर भी कहानी बनेगा, तो मेरे ऊपर या तो सफलता को लेकर के बनेगा, जो भी चीज़ पर बनेगा, हाँ ये व्यक्ति ऐसे ऐसे पढ़ रहा था, ये लड़का तो ऐसे करके क्या हो गया, सफलता प्राप्त कर लिए, तो ऐसे भी ये हो गया मेरा कहानी पर चलेगा। अब इसके बावजूद ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाँ वो खेलते थे फिर एक अलग एक रास्ते में चल गया, ठीक है। तो कहानी में किसी एक अंग को ही दिखाया जाता है, ये कहना है प्रेमचंद का। दूसरा, हदसन के अनुसार इनका कहना है कि कहानी में चरित्र व्यक्त होता है, यानी चरित्र के बारे में व्यक्त होता है कि इसका चरित्र कैसा है, जिस पर कहानी होता है उसका चरित्र व्यक्त होता है, ठीक है। तीसरा है चार्ल्स वेरेट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना परिभाषा दिया दोस्तों, 3 ही दिए, सॉरी, ठीक है, 3 ही दिए हैं, ठीक है। चार्ल्स वेरेट के अनुसार, चार्ल्स वेरेट जो विद्वान थे, इनका ये कहना ना कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है। लघु मतलब छोटा रचना है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वास्तविक जीवन को यानी कि रियल जीवन को कलात्मक रूप में, ठीक है, कल्पना, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे कल्पना के रूप में, ठीक है, यानी वास्तविक जीवन से रिलेटेड रहता है, लेकिन ये कैसा रहता है, काल्पित रहता है, ठीक है, ये कैसा रहता है, काल्पित रहता है, ठीक है, ठीक है, कल्पनात्मक रहता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट में भी आप लोग देखे होंगे, देखिए यहाँ पे है ना, पहला पॉइंट में कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक घटना है, कथा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये वही चीज़ इनका भी कहना था कि ये वास्तविक जीवन का कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, ये इनका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी कहानी का तत्व, ठीक है, हिंदी कहानी का तत्व। तो कहानी के तत्व जो है वो कहानी के निम्नलिखित तत्व हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, कथा वस्तु, दूसरा पात्र जिसको चरित्र चित्रण कहते हैं, तीसरा योजना या तो कथोपकथन कह सकते हैं, चौथा वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य। यही सब तत्व आप लोग उपन्यास में भी याद किए होंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट देख लेते हैं, हल्का मिलता जुलता है, हल्का सा माइनर डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, ठीक है। कथा वस्तु, देखिए कथानक कहानी का मुख्य तत्व होता है। ये जो कथा वस्तु है ना, वो कथानक कहानी का मुख्य तत्व होता है, या तो फिर कथा वस्तु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कथा वस्तु होता है ना, वो कहानी का मुख्य तत्व होता है, ठीक है। ये हो गया आपका।
अब देखते हैं दूसरा, पात्र। कहानी में जितने कम पात्र होते हैं कहानी उतना ही उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। मतलब कहानी में जितने कम लोग होंगे, जितना कम विषय होगा, जितना कम पात्र होगा, उतना ही बेस्ट माना जाता है। ठीक है। तीसरा है कथोपकथन। कहानी में कथोपकथन इनका दो उद्देश्य होते हैं। पहला, पात्रों में चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करना, यानी पात्र जिसके बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है उसका चरित्र चित्रण प्रस्तुत करना, और दूसरा कथा प्रवाह को आगे बढ़ाना, उसको क्या करना, आगे बढ़ाना। ठीक है। चौथा, वातावरण। वातावरण मतलब कहानी में विश्वसनीय लाने की आवश्यकता है। ठीक है। जो कहानी होता है उसमें विश्वसनीय आएगा तभी तो कोई लोग पढ़ेंगे ना उसको। ठीक है। तो इसका जो कहानी है ना, उस कहानी में विश्वसनीयता लाने के लिए आवश्यक है कि देश, काल और परिस्थितियों का सही सही चित्रण किया जाए। मतलब कहानी को सजीव बनाने के लिए, विश्वास लाने के लिए, जो हमारे देश से रिलेटेड, जो हमारा वातावरण, जो हमारा इन्वायरमेंट में अगल बगल चल रहा है, उस काल को, उस परिस्थितियों को सही सही चित्रण करना होता है। अभी मान लीजिए भ्रष्टाचार का दुनिया, आप वहाँ पे लिखोगे अच्छाई की दुनिया। जो काल चल रहा है, जो परिस्थिति चल रहा है, अभी महिलाओं को क्या किया जा रहा है, गलत नज़र से देखा जा रहा है, बेटियां होने पर लोग नाराज होते हैं, तो उसी चीज़ में आपको चित्रण करना है। ये नहीं कर देना कि खुशी हो जाते हैं। ठीक है। जो माहौल चल रहा है उसी हिसाब से आपको प्रस्तुत करना वहाँ पे। हालांकि अब तो बहुत समाज हमारा सुधर रहा है। नेक्स्ट, भाषा शैली। भाषा में भावों की अभिव्यक्ति होती है और शैली अभिव्यक्ति का स्वरूप होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहानी भाषा जितनी सरल और सुस्पष्ट और बोधगम्य होगा, उतना ही कहानी उतनी ही सफल होगी। कहानी जितना सरल होगा, सुस्पष्ट होगा, बोधगम्य होगा, उतना ही कहानी सफल होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 6 नंबर, उद्देश्य। मनोरंजन के साथ साथ कहानी में कोई ना कोई उद्देश्य भी निहित रहता है। ठीक है। आखिर कोई भी चीज़ कहानी लिखते हैं तो उसका उद्देश्य कुछ तो रहता है। ठीक है। तो कहानी में हर चीज़ में उद्देश्य रहता है उसका। हम कोई भी कहानी लिखते हैं तो या तो उसका अच्छाई दिखाने का उद्देश्य होता है, या विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाने का उद्देश्य होता है कहानी में। ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी कहानी की विशेषताएं। तो पहला इसका विशेषताएं, कहानी की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होती है। ठीक है। कैसा होती है, भाषा बिल्कुल सरल होती है, सुबोध होती है और प्रवाहमयी होती है। नेक्स्ट है, कहानी का आरंभ आकर्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, कहानी का आरंभ आकर्षण होता है। जो कहानी है इसका आरंभ कैसा होता है, आकर्षण होता है। तबीयत थोड़ा सा मेरा खराब है दोस्तों, फिर भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तीसरा है, कहानी रोचक होती है। चौथा है, कहानी में आरंभ से अंत तक पाठक को बांधने की क्षमता होती है। कहानी में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है ना कि पढ़ने वाला अंत से, शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ते रहता है, बंध जाता है उसमें। पांचवा है, कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिल्कुल होता है। छठा इसका विशेषता है, कहानी का मूल भाव स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल इसका मूल भाव कैसा होता है, स्पष्ट होता है। सातवां, कहानी स्वाभाविक एवं सजीव होनी चाहिए। स्वाभाविक मतलब एक रियलिटी टाइप का होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, मतलब उसमें लगे कि हाँ उसके दुख को पढ़ करके, समझ करके ऐसा लगे कि हाँ मैं भी उस दुख को फील कर रहा हूँ। सजीव होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और आकर्षण होना चाहिए। आप देखते हैं हर एक बुक में कहानी दिया रहता है, उसका एक शीर्षक ऊपर छोटा सा लिखा रहता है और एक आकर्षक टाइप का रहता है, बहुत सुंदर, अच्छा रहता है। कहानी के संवाद छोटे होते हैं। कहानी का जो संवाद होते हैं वो बिल्कुल छोटे होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कहानी। 10वां, कहानी में एक विशेष पक्ष अथवा घटना का वर्णन होना चाहिए। एक विशेष पक्ष और तो फिर घटना का होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी घटना का वहाँ पे जिक्र होना चाहिए। ठीक है। 11वां, की कहानी लोकप्रिय रचनाएं हैं। कहानी कैसा है, लोकप्रिय रचनाएं, जो लोग पसंद करते हैं कहानी सुनना, कहानी पढ़ना, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो ये होगी इसका विशेषताएं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कहानी या हिंदी कहानी की परिभाषा, तत्व, विशेषताएं, तब यहाँ तक आपको पूरा छाप देना है। ठीक है। अगर वर्गीकरण दे दे एक साथ तो इतना सारा नहीं देगा, परिभाषा, तत्व, विशेषताएं, वर्गीकरण एक साथ देगा तो परिभाषा, तत्व, विशेषताएं, या तो फिर परिभाषा और इसका वर्गीकरण। तो हम इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो लाएंगे सिर्फ वर्गीकरण पे। हम वर्गीकरण को छोटा वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपको सिर्फ वर्गीकरण दे देता है तो सिर्फ आपको वर्गीकरण ही नहीं लिखना है, पहले अर्थ लिख लेना है, फिर परिभाषा लिख लेना है और वर्गीकरण बैठा देना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो अर्थ परिभाषा यहीं से आप लोग कर लीजिएगा, वर्गीकरण का जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, हिंदी कहानी का उद्भव विकास का वर्णन करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। इससे आपका क्या होगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। और एक भी पॉइंट्स को आप नहीं भूलेंगे और वीडियो को एक बार देखेंगे, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। इसके पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। कि जो हिंदी कहानी है ना, अभी भी हम लोग हिंदी कहानी पढ़ रहे हैं और आज से कई साल पहले भी हिंदी का दौर था। तो तब से लेकर के अभी तक हिंदी का विकास कैसे धीरे धीरे होता गया,
आखिर एक बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है। वैसे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ इसका आपको वर्णन करना, इसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। हिंदी कहानी का उद्भव या तो फिर विकास। सबसे पहले समझेंगे हिंदी कहानी का अर्थ क्या होता है। हम इसमें देखने वाले हैं अर्थ और विकास। विकास मतलब उद्भव और विकास एक ही चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हिंदी कहानी का अर्थ। तो हिंदी कहानी का अर्थ होता है कहना, कोई भी चीज़ों को कहना, ठीक है। यही हमारा क्या कथा है, और इसी कथा को हम लोग कहानी कहते हैं, ठीक है। इसका विकास की बात करते हैं तो विकास इसको 4 तरीका से हुआ है, ठीक है, यानी 4 क्रम में हुआ है। जो हिंदी कहानी का विकास हुआ वो 4 सीरीज में हुआ है। पहला प्रेमचंद के पूर्व युग, यानी जो प्रेमचंद जी थे ना, प्रेमचंद जी के आने से पहले भी हिंदी कहानी का क्या हुआ था, विकास हो चुका था। तो ये को प्रेमचंद जी से पूर्व यानी पहले, और एक प्रेमचंद युग यानी एक प्रेमचंद जिस टाइम था उस समय का जो हिंदी का विकास हुआ वो एक युग था, ठीक है। और तीसरा हमारा है प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद जी के बाद का युग, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रोत्तर युग, यानी कि जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद का युग। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा प्रेमचंद जी है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए प्रेमचंद जी हैं। और ये जो प्रेमचंद जी है तो इसके पहले भी कहानी का विकास हुआ था, इसके समय में भी क्या हुआ, कहानी का क्या हुआ, विकास हुआ। और इसके बाद भी कहानी का विकास हुआ, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी कहानी का विकास हुआ। मतलब कहानी का विकास जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हिंदी कहानी का विकास यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक विकास होते हुआ है। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं, क्यों? क्योंकि ये तब का युग था जब प्रेमचंद जी से पहले का, ये प्रेमचंद जी के टाइम का था, और ये प्रेमचंद जी के बाद का, और ये हमारा देश की आज़ादी के बाद। और अभी भी हम लोग जी रहे हैं अपना देश की आज़ादी के बाद ही जी रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हिंदी कहानी का क्या हुआ, विकास हुआ है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बस ये पॉइंट याद रखना आपको, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। बात करते हैं हिंदी कहानी के उद्भव और विकास का अर्थ। सबसे पहले जान लेते हैं कि कहानी का अर्थ मतलब क्या होता है। एक छोटा सा परिभाषा, कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी कहलाता है। देखो, कोई भी फालतू का बात कह देना कहानी नहीं होता है। कोई रोचक घटना हो, क्या हो, कोई रोचक घटना का अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो वो हमारा कहानी कहलाता है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कहानी के बारे में। कहानी वास्तविक जीवन की एक ऐसी काल्पनिक कथा है। मतलब ये जो कहानी होता है ना, एक वास्तविक जीवन की एक काल्पनिक कथा है। काल्पनिक मतलब हम लोग कोई भी कहानी को अगर क्रिएट करते हैं ना तो कल्पना करके क्रिएट करते हैं, और उसको वास्तविक जीवन पर आधारित होता है। जैसा भी देख रहे हैं कि चोरी डकैती बढ़ रहा है, तो वास्तविकता को देखते हुए, चोरी डकैती को देखते हुए उसी के आधार पर एक कल्पना करके कहानी बनाया जाता है, ठीक है। तो कहानी वास्तविक जीवन की एक ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटे होते हुए भी सवतापूर्ण एवं सुसंगठित होती है। मतलब कहानी जो होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही बड़े होते हैं, वो हमें कुछ सिखाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो उधर का बात हो गया उसका अर्थ का। बात करते हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, ठीक है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो ये 4 सीरीज में हुआ है। कौन सा सीरीज में हुआ है, 4 सीरीज में इसका विकास हुआ। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद के युग, और एक प्रेमचंद उत्तर युग, ठीक है। एक जो प्रेमचंद उत्तर युग मतलब प्रेमचंद के समय का युग, और एक हमारा स्वतंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव, ठीक है। देखिए, कहानी का इतिहास अति प्राचीन है। जो हमारा कहानी ये बहुत ही पुराना है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समाज में कहानी कहने सुनने की परंपरा चल पड़ी। जब मानव का विकास हो रहा था ना, मानव की सभ्यता का विकास हो रहा था ना, उसी समय से मानव समाज में कहानी को कहना, सुनना, एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे से सुनना, ये परंपरा चल पड़ी। उसी टाइम से ये परंपरा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, जिसको कथा भी कह सकते हैं हम लोग। साहित्य में, साहित्य मतलब जो हिंदी में हमारा नाटक होता है, कहानी होता है, ये सब हमारा साहित्य होता है, ठीक है। तो साहित्य में कहानी एक लोकप्रिय विधा मानी जाती है, यानी साहित्य में कहानी को एक बहुत ही लोकप्रिय विधा मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। कहानी की विशेषता यह है कि कोई भी नाटक, उपन्यास आदि सभी में कोई ना कोई कथा कहानी जरूर होता है। देखो, अब कहानी का सबसे ज़्यादा विशेषता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? चाहे आप नाटक ले लो, चाहे उपन्यास ले लो, कुछ भी ले लो, इस सभी में कुछ ना कुछ कथा आपको जरूर मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ कहानी जरूर मिलेगा, ठीक है। यही हमारा कहानी का एक सबसे मुख्य विशेषता है।
चलिए अब हम बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के भाव को व्यक्त करने के लिए समय समय पर जितने भी साहित्य रूपों का उदय हुआ उन सब में कहानी किसी न किसी रूप में विद्वान थी। मतलब ऐसा कहा गया कि जो हमारे हृदय, जो हमारे मन की भाव है, उस हम दूसरों तक व्यक्त करेंगे ना, जो हमारे मन के विचार हैं वो हम किसी को ना किसी को सुनाएंगे, दुख दर्द जो भी होगा सुनाएंगे। तो हम एक दूसरे को जो सुनाते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं कहानी छुपा हुआ रहता है, और जो हम किसी को सुनाते हैं वही तो हमारा कहानी है ना। ठीक है, वही हमारा कथा है। अब रामायण ले लो, महाभारत ले लो, पुराण ले लो, इन सभी में कथाएं भरी हुई है, कथाएं हैं, मतलब कहानी है इसमें। ठीक है, हिंदी कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ? हिंदी कहानी पर जो हिंदी की प्रथम कहानी है वो कौन सी है, इन विषयों को लेकर विद्वानों में लंबे समय तक विवाद रहा। यानी कि जो विद्वान लोग थे, हिंदी के जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उनके मन में ये सवाल हमेशा से चलते रहे हैं कि हिंदी कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ, आखिर हिंदी कहानी जो है वो आया कैसे, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यानी हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा। पहली बात तो हिंदी आया कैसे, इस शुरुआत कैसे हुआ इसका, और अगर शुरुआत हुआ तो पहला हिंदी का कहानी कौन था। ठीक है, इन सभी विषयों पर लेकर के इन विद्वानों के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, विवाद रहा है। ठीक है, चलिए ये तो एक छोटा सा पॉइंट्स हम लोगों ने देखा हिंदी कहानी के उद्भव विकास। अब मैन यहाँ से देखते हैं। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास का क्रम, कि जो हिंदी का कहानी का विकास हुआ है, जैसे बड़ा बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है। वैसे ही हिंदी कहानी का भी देखेंगे विकास का क्रम, कि धीरे धीरे बड़ा कैसे होता है, मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित कैसे होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे 4 हम लोग देखेंगे, एक प्रेमचंद के पूर्व युग, और एक प्रेमचंद के समय का युग, और एक वो हमारा प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग भी आप लिख सकते हैं अगर ये पॉइंट भूल जाते हैं। ठीक है, और एक हमारा स्वतंत्रोत्तर युग, यानी स्वतंत्रता के बाद का युग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट नंबर पहला पर, प्रेमचंद पूर्व युग, यानी कि प्रेमचंद से पहले हिंदी का विकास कहाँ तक हुआ था, हिंदी कहानी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, हिंदी कहानी की विकास की यात्रा सरस्वती, ठीक है, तथा हिंदू पत्रिकाओं के प्रकाशन से आरंभ हुआ। ठीक है, देखिए हिंदी कहानी जब उस टाइम जो हिंदी कहानी छपता था ना, वो सरस्वती और हिंदू पत्रिकाओं के प्रकाशन से आरंभ हुआ। मतलब उस टाइम सरस्वती और हिंदू 2 पत्रिकाएं थे, और इसी में क्या होता था, हिंदी कहानी छपते थे। हिंदी की आरंभिक कहानियाँ इन्हीं पत्रिकाओं में छपी। जो हिंदी का उस टाइम कहानी था ना, वो इसी सभी पत्रिकाओं में क्या होता था, छपता था। जैसे देखिए यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी हो गया, रामचंद्र शुक्ल जी हो गया, शिव प्रसाद जी हो गया, ठीक है, आदि के कहानी को इन पत्रिकाओं में प्रकाशन किया गया। यानी जो इन सभी, जो भी मैंने आपको लेखक का नाम बताया, ठीक है, इन सभी लेखक की जो कहानी हुआ करता था ना, वो पत्रिकाओं में प्रकाशन किया जाता था, यानी कि पत्रिकाओं में छापा जाता था। जैसे हम लोग कॉपी के पन्ने में छापते हैं, उस टाइम पत्रिकाओं में छापा जाता था। ठीक है, कौन सा पत्रिका में, तो सरस्वती और हिंदू पत्रिका में छापा जाता था। ठीक है, तथा विद्वानों में इनमें से प्रथम कहानी किसका है को लेकर मतभेद रहा है। और अभी भी विद्वानों में ये चीज़ को लेकर के मतभेद रहा है कि जो सबसे पहला कहानी है ना, वो किसका है, किशोर लाल गोस्वामी जी का है, कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, कि शिव प्रसाद जी का है, कि और भी सारे जो लेखक थे उनका है। मतलब ये अभी भी इनके मन में कन्फ्यूजन है कि पहला लेखक कौन थे और उसका पहला कहानी क्या था। ठीक है, आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा एक कथन दिया गया। इन्होंने ये बोले कि किशोरी लाल गोस्वामी की जो इंदुमती हिंदी का प्रमुख कहानी है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कहना है कि जो किशोरी लाल गोस्वामी है ना, इन्होंने एक कहानी लिखा है जिसका नाम है इंदुमती, और इसी को प्रमुख कहानी माना जाता है कि यही पहला कहानी है ना। कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आया। देखो अभी तक तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कब का युग है, प्रेमचंद से पहले का युग। तो प्रेमचंद से पहले का युग जो था ना, उसमें ज़्यादा विकास नहीं हो पाया कहानी का, लेकिन कहानी का जो एक्चुअल में जो कहानी निखर करके आया सामने, जो ये एक्चुअल में जो विकास हुआ ना, वो प्रेमचंद के समय में क्या हुआ, इसका विकास हुआ, यानी कि इस युग में हुआ, प्रेमचंद युग में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ। अभी ये यहाँ से बस जन्म लेना स्टार्ट हुए, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल जो निखार है, इसका जो विकास है वो प्रेमचंद युग के समय में इसका विकास हुआ है। ठीक है,
चलिए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग लास्ट में समझ गए होंगे कि आचार्य रामचंद्र जी का ये कहना था कि इंदुमती ही सबसे पहला कहानी है जो किसके द्वारा लिखा गया है, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो एक नंबर में आ भी सकता है कि पहला हमारा जो हिंदी का कहानी है उसका नाम क्या है, तो इंदुमती। अब दूसरा आता है दोस्तों प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग में कहानी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, तो इस युग को कहानी का दूसरा पड़ाव भी कह सकते हैं। इस युग में कहानी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है ना। इस युग के प्रमुख कहानीकार में जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद जी आते हैं। देखो, इस युग में यानी अगर दूसरा युग में हम बात करें तो इस युग में सबसे ज़्यादा कहानी का विकास हुआ है, और इसमें हमारा कहानीकार जो थे ना वो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी, ये दो व्यक्ति को माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी को। ठीक है, प्रेमचंद जी कहानी के सम्राट कहे जाते हैं, यानी जो प्रेमचंद जी थे ना वो कहानी के सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद और प्रसाद यानी वही जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो प्रेमचंद और प्रसाद के आगमन से कथा साहित्य को एक नई दिशा प्राप्त हुआ, क्योंकि देखो ये किसका युग था, ये था प्रेमचंद का युग और था जयशंकर प्रसाद जी का युग। ये दोनों ने मिल करके एक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसकी वजह से कहानी में क्या हुआ, विकास पैदा हुआ। इस युग की कहानियों में सामाजिक समस्याएं देखी जा सकती है। इस युग में ना जो समाज में समस्याएं हुआ करता था ना उस पर भी कहानी लिखा जाता था। ठीक है, इस युग में कहानी के सभी तत्वों भी विकास हुआ, और इसी युग में कहानी के और भी सारे जो तत्व थे ना उसका भी विकास हुआ। प्रेमचंद जी ने, इसमें दो लेखक का बात हुआ, प्रेमचंद और हमारे जयशंकर प्रसाद जी का। तो प्रेमचंद जी ने लगभग इसी समय, इसी युग में, अपने समय में 300 से भी ज़्यादा कहानी लिखे हैं। जैसे हो गया पंच परमेश्वर, संतराज के खिलाड़ी, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, ये इत्यादि हो गया। ठीक है, तो 300 से अधिक लिखे हैं, लेकिन आपको कम से कम 2-4 जो याद रहता है वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूर नहीं कि आपको सारा याद करके जाना है। ठीक है, और कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी है। देखो, इन्होंने तो जो प्रेमचंद जी थे ना उन्होंने 300 से अधिक कहानी लिखे हैं, लेकिन इसका अंतिम जो आखिरी कहानी था वो था कफन। कफन को लिखे, उसके बाद इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कि नंबर में आ जाए कि जो प्रेमचंद जी का आखिरी कहानी का नाम क्या था, तो कफन था। ठीक है, अतः इसके बाद तो कहानी की मानो एक दौड़ चल पड़ी, एक से एक बढ़कर एक कहानीकार हुए। देखो, सबसे पहला युग में ज़्यादा कहानी का विकास नहीं हो पाया, उसके बाद जब दूसरा युग आया, दूसरा युग कौन सा आया, प्रेमचंद का युग, तो इसमें कहानी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और विकास करने वाले थे जयशंकर प्रसाद और हमारा प्रेमचंद जी। ठीक है, अब जब प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी कहानी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया ना, उसके बाद कहानी को मानो एक से एक कहानीकार यहाँ पे आए और हिंदी कहानी को आगे बढ़ाने का काम किए। अब देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग मतलब प्रेमचंद के बाद का युग, कि प्रेमचंद जी का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद का जो युग आया, क्या उसमें हिंदी कहानी का विकास हो पाया या नहीं हो पाया। तो देखिए, प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी जो है वो लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। देखो, कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुआ। प्रेमचंद जी के बाद जो हमारा कहानी है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। इस युग में एक तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गई तो दूसरी तरफ सामाजिक कहानियाँ लिखा गया। मतलब एक तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखा जाता था तो एक तरफ सामाजिक कहानियाँ लिखा जाता था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो मतलब वैज्ञानिक पर आधारित और एक तरफ से सामाजिक कहानियाँ। ठीक है, अब आगे देखिए इसी पॉइंट में प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के टाइम का जो युग था, ठीक है, उसके बाद का युग, प्रेमचंदोत्तर युग मतलब उसके बाद का युग। ठीक है, तो प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारक में यशपाल, अमृतराज, ठीक है, अमृत राय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर व चंद्रगुप्त विद्यालंकर थे। ये सब जो यहाँ पे आपको लेखक के नाम ये सब आपको जो दिख रहा है ना, ये सब कहानीकार थे, कहानी को लिखते थे। किस टाइम में, जब हमारा प्रेमचंद जी का मृत्यु हो जाता है उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी लिखते हैं, जिसमें नाम आपको याद रखना दोस्तों, यशपाल, अमृत राय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और चंद्रगुप्त विद्यालंकार। ठीक है, विद्यालंकार, ये आपको याद रखना। आप 2-3 भी लिख सकते हैं अगर याद नहीं रहता है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी में देखिए प्रेमचंदोत्तर युग के अधिकांश कहानीकारक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। देखो, जो प्रेमचंद जी के बाद का जो युग कहानी का था ना उसमें जितने सारे लेखक आए ना वो लगभग सभी मार्क्सवादी पर आधारित थे। ठीक है, एक विचारधारा मार्क्सवादी। ठीक है, इसी पर
लगभग सभी लेखक का विचार था, इसी पर आधारित थे, मार्क्सवादी पे। असपाल क्या थे? एक लेखक थे, ठीक है। असपाल ने मार्क्सवादी को अपनी कहानियों का आधार बनाया। देखो असपाल जो जी थे, जो कहानियों को लिखते थे, वो मार्क्सवाद को अपना कहानी का आधार भी बना दिए, ठीक है। और इनका कहानी का नाम क्या क्या था? तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप आदि इनकी प्रमुख कहानियां थे। किसकी कहानियां? असपाल जी का प्रमुख कहानी था तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता और अभिशाप। चलो अब देखते हैं स्वतंत्रोत्तर युग, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद का युग, यानी कि जिसको समकालीन कहानियां भी कहा जा सकता है, ठीक है। देखो स्वतंत्रता के बाद का हिंदी कहानियों को हम समकालीन कहानियां कहते हैं। जो हमारा देश की आज़ादी के बाद का जो हिंदी कहानी में विकास हुआ उसको हम लोग बोलते हैं समकालीन कहानी। इन कहानियों में जीवन की जटिलताओं, भ्रष्टाचार और शोषण आदि का चित्रण देखने को मिलता है। मतलब हमारा देश की आज़ादी के बाद जो हमारा कहानी आया ना, उसमें भ्रष्टाचार से रिलेटेड, जटिलताओं से रिलेटेड और शोषण से रिलेटेड कहानियाँ देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम जटिलता, भ्रष्टाचार, शोषण बढ़ चुका था। इस युग के प्रमुख कहानीकारक यानी स्वतंत्रता के बाद मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, रेणु, शिव प्रसाद जी जैसे लेखक थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका निष्कर्ष का, कि आप लोगों ने पूरा क्या पढ़ा उसको निष्कर्ष में लिखना होता है छोटा पॉइंट में, ठीक है। जिस प्रकार समय कभी रुकता नहीं, उसी प्रकार कहानी लेखन की परंपरा भी रुकता नहीं है। कहानी हमेशा लिखा जाता है और लिखाते रहेगा, ठीक है। इंदुमती से लेकर आज तक, इंदुमती जो पहला कहानी लिखा गया था, तो इंदुमती से लेकर के आज तक कहानी लिखी जा रही है। मतलब पहला जब हमारा लेखक लोग कहानी को लिखे थे इंदुमती, उस टाइम से लेकर के आज तक भी कहानी लिखा जा रहा है। समय जिस परिस्थितियों को जन्म देती है, यानी कि जैसा समय रहता है, जैसा परिस्थितियां रहता है, कहानीकारक यानी जो लेखक लोग लिखने वाले होते हैं वो भी उसी परिस्थितियों के आधार पर कहानी लिखते हैं। जैसा परिस्थिति होता उसी के हिसाब से कहानी भी लिखा जाता है। कहानी एक प्रकार से समाज का दर्पण होता है ना। कहानी क्या होता है? एक प्रकार से समाज का दर्पण होता है, जो समाज की स्थितियों को पाठक के सामने रखता है। मतलब समाज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसी से रिलेटेड कहानी तैयार किया जाता है और उस कहानी को पाठक के सामने रखा जाता है। पाठक मतलब पढ़ने वाले लोगों के सामने रखा जाता है, ताकि लोग पढ़े और समझे कि हमारा समाज अभी क्या है और क्या हो रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्मरण साहित्य का अर्थ एवं उसके उद्भव और विकास का पर प्रकाश डालना आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाला है। ये हो सकता है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है, कि संस्मरण साहित्य का अर्थ बताना, इसके उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है। या तो फिर दे देगा सीधा सीधे संस्मरण साहित्य क्या है, इसके बारे में, इस पर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि संस्मरण साहित्य का अर्थ होता क्या, संस्मरण मतलब होता क्या। तो देखो संस्मरण एक प्रकार का साहित्य लेखन है, यानी कि इसको भी एक लिखा जाता है, जैसे कहानी, कविता, निबंध लिखा जाता है, वैसे ही संस्मरण को भी लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं, अनुभवों और यादों को लिखता है। अब आगे मैंने उदाहरण दिया, उससे और बेटर तरीके से समझ में आएगा। संस्मरण एक साहित्य लेखन है जिसमें लिखा जाता है, किस चीज़ के बारे में लिखा जाता है? अपने जीवन के कोई भी एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटा हुआ है, या कोई अनुभव है आपके मन में, आपके दिमाग में, या कोई याद है, तो वो सब चीज़ों को लिखा जाता है। ये नहीं कि फालतू को कुछ भी लिखा जाता है। कोई घटना, कोई अनुभव या तो कोई याद हो ना, उसको जो लिखा जाता है ना, उसी को हम लोग संस्मरण कहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें लेखक अपने जीवन के किसी विषय, समय, व्यक्ति, स्थान या घटना का वर्णन करता है। देखो इसमें लिखने वाला व्यक्ति क्या करता है पता है? अपने जीवन के कोई विशेष समय के बारे में, कोई विशेष व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में, व्यक्ति मतलब हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति, स्थान के बारे में या कोई घटना का वर्णन करता है इसमें, है ना। इसमें आप मान लो कि अपने अनुभव के बारे में लिख रहा है, तो अनुभव के बारे में लिखेगा तो उसमें कोई समय आएगा, कोई हो सकता व्यक्ति भी आ जाए, कोई जगह पर ये घटना घटा होगा, कोई स्थान पर घटना घटा होगा, तो ये सब चीज़ें भी शामिल होता है। संस्मरण में लेखक की व्यक्तिगत भावनाएं और दृष्टिकोण भी शामिल होता है। देखो अगर मान लो कि हम संस्मरण को लिख रहे हैं, तो उसमें हम अपने ओर से कुछ भावना को भी ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे साथ कोई घटना घटा था आज से 2010 में, तो 2010 में जो मेरे साथ घटना घटा था उसको हम एक लिखेंगे तो वो जगह संस्मरण, लेकिन उसमें हम अपनी भावना को भी ऐड करेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए था जो मेरे साथ हो गया। तो ये अपने से जो हम भावना ऐड किए ना, ये भी हम संस्मरण में कर सकते हैं, ठीक है।
अब आगे देखिए, व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित। ये जो संस्मरण है ना, ये व्यक्ति के अनुभव पर आधारित है। लेखक अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों को लिखता है, यानी कि उसके अंदर जो अनुभव है ना, जो चीज़ के बाद जो घटना घट गया था, जो अभी याद है उसको, उसके बारे में वो लिखता है। विशिष्ट विषय या कालखंड पर आधारित है। ये कोई समय पर आधारित होता है, ये नहीं कि मतलब अभी वो घटना घटा नहीं है और हम आगे लिख दिए, नहीं, ये कोई ना कोई समय पर आधारित होता है। ठीक है, तो संस्मरण लेखन के पूरे जीवन के बजाय किसी विशेष घटना, व्यक्ति या समय पर केंद्रित होता है। ये नहीं कह सकते कि पूरे जीवन के बारे में इसमें लिखना है, पूरा जीवन के बारे में नहीं लिखना होता है। इसमें कोई एक जीवन के पूरा जीवन की बजाय नहीं, पूरा जीवन के बारे में इसमें नहीं लिखना है, बल्कि जीवन की बजाय इसमें कोई विशेष घटना, कभी जीवन में विशेष घटना घट गया हो, कोई व्यक्ति या समय पर आधारित होती है। वो व्यक्ति जा रहा था, उसने मुझे मार दिया, कोई व्यक्ति पर या कोई समय पर, या वो एक कोई विशेष घटना रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। लेखक अपने भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इसमें व्यक्ति क्या, जो लेखक है लिखने वाला, वो अपनी भावनाओं को ऐड कर सकता है, विचारों को, और अपने दृष्टिकोण को, सुझाव को भी क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। स्मृति पर आधारित। देखो, लेखक की यादों और स्मृतियों पर आधारित होता है। देखो, ये जो संस्मरण लिखा जाता है ना, वो लेखकों की यादों पर और उसके स्मृतियों पर क्या होती है, आधारित होती है। नेक्स्ट, संस्मरण लेखन की शैली, यानी इसकी जो शैलियाँ है वो कैसी होती है। तो संस्मरण लिखने की अनेक शैलियाँ हैं। कोई लेखक आत्मकथा शैली अपनाता है, कोई ऐसे लेखक होते हैं जो आत्मकथा की जैसा लिखते हैं, तो कोई निबंध शैली की जैसा लिखता है, तो कोई पत्रात्मक व डायरी शैली लिखता है, कोई पत्र की जैसा लिखता है, तो कोई डायरी की जैसा लिखता है। संस्मरण चाहे जिस शैली में लिखें जाए, ठीक है, उन्हें रोचक होना चाहिए। मतलब चाहे आप किसी भी तरीका से लिख रहे हो, संस्मरण बस वो रोचक होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उसके प्रति, ये नहीं कि वो छोड़ दे पढ़ने के लिए। अब उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी ने भी, इसका भी एक आत्मकथा है, यानी अपने बारे में लिखे हैं सत्य के प्रयोग, कि सत्य का प्रयोग कैसे करना, इससे क्या फ़ायदा होता है, वो अपने बारे में लिखे हैं। ठीक है, उसका एक प्रसिद्ध संस्मरण है। इन्होंने सत्य के प्रयोग के बारे में संस्मरण तैयार किया है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न घटनाओं और अनुभवों का वर्णन किया। जो जो उसके जीवन में दुख आया, सुख आया, जो भी चीज़ आया, उन्होंने एक विशेष अपने जीवन की घटना के बारे में प्रयोग किया, जिसमें सत्य और प्रयोग के बारे में बताया कि सत्य का प्रयोग करने से क्या क्या होता है। अब देखते हैं संस्मरण साहित्य का उद्भव। ठीक है, तो आधुनिक काल में शुरुआत, इसका जो शुरुआत है वो आधुनिक काल में। ठीक है, संस्मरण साहित्य का उदय आधुनिक काल में हुआ, विशेष रूप से द्विवेदी युग से, यानी कि द्विवेदी के युग से इसका उद्भव माना जाता है, शुरुआत माना जाता है। पश्चिमी का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है, यानी कि पश्चिमी का प्रभाव। देखो, पश्चिम साहित्य के प्रभाव से हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा का विकास हुआ, यानी इसका पश्चिम साहित्य के प्रभाव से भी हिंदी संस्मरण का क्या हुआ, विकास हुआ। पश्चिम प्रभाव का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे दिन प्रतिदिन दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, तो उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो चीज़ भी विकास करता है ना। पत्रिकाओं का योगदान। देखो, जैसे सरस्वती एक पत्रिका है, माधुरी, सुधा, विशाल, भारत, हंस जैसी पत्रिकाओं ने संस्मरण साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, पत्रिका, मान लो कि अखबार छप रही है, अखबार में कोई चीज़ के बारे में अगर दे दिया तो उसका विकास होगा, नहीं होगा। वैसे ही अनेक जो पत्रिकाएं थे ना, उसमें भी संस्मरण की बात किया जाता था, जिससे इसका अधिक विकास हुआ। आगे देखो, बाल मुकुंद गुप्ता का योगदान। कुछ विद्वान बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा जो 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखा संस्मरण हिंदी का प्रथम संस्मरण मानते हैं। देखो, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना ना कि बाल मुकुंद गुप्ता है ना, इन्होंने एक संस्मरण लिखे थे। किसके ऊपर लिखे थे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी के ऊपर एक संस्मरण तैयार किए थे, और इसी संस्मरण को सबसे पहला संस्मरण का दर्जा दिया जाता है। अब देखते हैं संस्मरण साहित्य का विकास। तो द्विवेदी युग से इसका विकास हुआ, हमको पता है। तो इस युग में संस्मरण विधा का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता, नहीं कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद छायावादी का युग आता है। छायावाद युग में संस्मरण साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ, और यह एक साहित्य विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, यानी कि धीरे धीरे और ज़्यादा इसका विकास होते गया। इसके प्रमुख लेखक कौन थे दोस्तों? तो महादेवी वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्ता, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर आदि जैसे लेखकों ने संस्मरण साहित्य को समृद्ध किया। यानी कि बहुत सारे क्या थे, लेखक थे, सिर्फ यही लेखक नहीं थे, और ये सब लेखक ने मिल करके संस्मरण को आगे बढ़ाने का काम किया। एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों 5 मार्क्स के लिए, और अगर बाय द वे अगर 15 मार्क्स में आ जाता है तो इसी चीज़ों को आपको पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट लिख दीजिएगा और इसी को आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 7वां नंबर बच गया और 55 मार्क्स का बचा, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में करवाऊंगा।